हेलो दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन कहानी सुनने के लिए हिडन स्टोरी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 81 नियति का अभ्रम से लड़ना। अतीश की बातें ओम रावत को गुस्सा दिला गई थी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए कहा, अगर मुझे पता होता तो मैं उस शख्स को अभी तक सजा दे चुका होता। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को किडनैप करके टॉर्चर करने की। अतीश बोला, तो आप उसे नहीं जानते? ओम रावत उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, अतीश तुम क्या ऊंचा सुनते हो? अगर मुझे उसके बारे में पता होता तो अब तक मैं उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले चुका होता। उसकी बात सुनकर अतीश मंद मंद मुस्कुराया और ओम रावत को देखते हुए मन में बोला, तू तो गया बीस्ट। अब तेरे पीछे मैं इस पागल कुत्ते को लगाने वाला हूँ जो तुझे काट खाएगा। फिर उसने जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, तभी आकाश नींद में ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, उसे मुझसे दूर ले जाओ, वो मुझे खा जाएगा, प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, उसे मुझसे दूर ले जाओ, ले जाओ उसे, वरना वो मुझे खा जाएगा। डैड बचाए मुझे, वो मुझे खा जाएगा डैड। मम्मा। आकाश बेकाबू होकर बेड पर ही अपना शरीर पटकते हुए चिल्लाए जा रहा था। वही रीमा उसे संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आकाश को चिल्लाते देखकर ओम रावत और अतीश दोनों ही अपनी जगह पर खड़े हो गए और हैरानी से आकाश को देखने लगे। ओम रावत के पैर अपने बेटे की इस बड़ी ही हालत देखकर वही जम गए, पर अतीश और समर्थ तेजी से दोनों आकाश की तरफ बढ़े। तभी रीमा ने ओम रावत की तरफ देख कहा, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ आए, हमारे बेटे को देखिए न, उसे क्या हो गया, वो कैसे चिल्ला रहा है? उद्धरण चिन्ह। अब तलक अतीश और समर्थ ने दोनों तरफ से आकाश के हाथ पकड़ लिए थे और उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। ओम रावत जल्दी से अपने बेटे के पास पहुंचा और उसके गालों को थपथपाते हुए उससे बोला, आकाश, आकाश होश में आओ, आकाश। देखो बच्चा, डैड तेरे पास है, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अपने डैड की बातें सुनकर आकाश कुछ शांत हुआ और वापस से गहरी नींद में सो गया। ओम रावत उसके सोने के बाद वापस से सोफे पर जाकर बैठ गए। वही रीमा रावत अपने बेटे को देखकर रोने लगी। अतीश भी ओम रावत के सामने जाकर बैठ गया और समर्थ उसके पीछे खड़ा हो गया। ओम रावत सिर झुकाए बैठा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रहा हो। अतीश ने भी कुछ पल शांत रहना ही ठीक समझा और चुपचाप बैठा उसे देखता रहा। तभी ओम रावत ने नीचे देखते हुए ही कहा, देख रहे हो अतीश मेरे बेटे की हालत, एक बार बस वो मुझे मिल जाए, फिर उसे भी मैं इसी तरह तड़पाऊंगा, उसकी हालत भी मैं ऐसी ही कर दूंगा। ओम रावत जहां गुस्से में बोल रहा था, वहीं अतीश उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। ओम रावत ने अपने झुके सिर को ऊपर उठाया और अतीश को देखते हुए कहा, जाने उस कमीने आदमी ने मेरे बेटे के साथ क्या किया है, जो वो इतना डरा हुआ है। उसे हर पल यही डर सता रहा है कि कोई उसे खा जाएगा। तभी अचानक से बीच में ही समर्थ ने कहा, आकाश को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी जानवर से डराया गया हो। उसके सामने किसी जानवर ने किसी इंसान या किसी जानवर का शिकार किया हो। उसकी बात सुनकर ओम रावत ने हैरान नजरों से उसे देखा और फिर उसकी बात सुनकर सोचने लगा। कुछ ही सेकंड बाद ओम रावत ने कहा, यू आर राइट, आकाश का डर किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी जानवर का है। पर जानवर कोई कैसे? इतने में ही बीच में अतीश ने कहा, एक्जेक्टली, पर वाइल्ड एनिमल को पालना तो अलाउ नहीं है, फिर कैसे कोई खतरनाक जानवर को गैर कानूनी तरीके से पाल सकता है? ओम रावत गुस्से में दांत पीसकर बोला, बस एक बार मुझे उसका नाम पता चल जाए। जैसे ही ओम रावत ने ये कहा, अतीश जल्दी से बोला, वेल मैंने सुना है कि शहर में सिर्फ एक ही ऐसा आदमी है जो वाइल्ड एनिमल को पालता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही ओम रावत ने उसकी तरफ देख क्यूरियोसिटी से पूछा, कौन है वो, मुझे उसका नाम बताओ। अतीश उसे देखते हुए बोला, बीस्ट। बीस्ट का नाम सुनते ही ओम रावत की भौहें तन गई और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? अतीश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मेरे पास सबूत भी है। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात पूरी कर अतीश ने ओम रावत को देखते हुए अपना एक हाथ समर्थ की तरफ बढ़ाया तो उसने फोन अपनी जेब से निकालकर उसके हाथ में रख दिया। अतीश ने वही वीडियो प्ले करके उसे दिखाई जो टाइगर ने उसे सेंड की थी, जिसमें ब्लैकी उसके आदमी को चीर फाड़ कर खा रहा था। उस वीडियो को देखते ही ओम रावत की आंखें फट गई। जैसे ही वीडियो में ब्लैकी दहाड़ा तो ओम रावत भी डर कर सोफे पर पीछे हो गया। ओम रावत के चेहरे पर डर देखकर अतीश मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वही ओम रावत के माथे पर पसीना छलक आया था। तभी अतीश ने टिश्यू बॉक्स में से एक टिश्यू पेपर निकालकर ओम रावत को देते हुए कहा, ब्लैक पैंथर, ये साउथ अफ्रीका के जंगल में पाए जाते हैं, इनकी संख्या बहुत कम है, पर ये बीस्ट को पसंद आ गया था, इसलिए बीस्ट ने 5 साल पहले इलीगल तरीके से इंपोर्ट कर उसे अपने साथ इंडिया ले आया। उद्धरण चिन्ह। ओम रावत बोला, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो? सबूत दिखाने के बाद भी सबूत मांगोगे जस्टिस साहब, तो कैसे चलेगा? हाँ, अगर इसे अपनी आंखों से लाइव देखना है तो बीस्ट के विला पर छापा मारो, क्या पता इसके साथ साथ काला धन भी मिल जाए।
अतीश की बात सुनकर ओम रावत कुछ देर सोचकर बोला, मैं पहले इसके बारे में आकाश से पूछूंगा। अगर उसने हाँ कह दिया तो ही मैं कुछ करूंगा। उसकी बात पर तिरछा मुस्कुराते हुए अतीश बोला, पहले आपको उसका नाम नहीं पता था तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पर अब जब मैंने उसका नाम बता दिया, सबूत दिखा दिया, तब आपको और सबूत की जरूरत है। फिर तो बीस्ट के बारे में एक बात एकदम सही नहीं निकली। ओम रावत ने उसकी तरफ देखा तो अतीश मुस्कुराते हुए आगे बोला, उससे सब डरते हैं। पूरा शहर उसके कहर से कांपता है, इसलिए उसके सामने खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं। अतीश की बातें उसे चिढ़ा रही थी। वही ओम रावत उसकी बात पर दांत पीसकर बोला, अतीश खन्ना, मुझे प्रोवोक करना बंद करो। बीस्ट से सब डरते होंगे पर मैं नहीं डरता। आई एम जस्टिस ओम रावत एक। अतीश उसकी आंखों देखते हुए बोला, तो न्याय करिए जस्टिस साहब, दिलाए अपने बेटे को इंसाफ और करवा दीजिए बीस्ट को सलाखों के पीछे, वरना आम जनता का आप पर से भरोसा उठ जाएगा। ये कहकर अतीश उठा और अपना ब्लेजर झाड़ कर बोला, आपको कभी भी मेरी जरूरत हो तो बस एक कॉल करिएगा, मैं आपकी सेवा में आ जाऊंगा जस्टिस साहब। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर अतीश समर्थ के साथ चला गया। उनके जाते ही ओम रावत ने अपनी मुट्ठी बंद कर गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, बीस्ट हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को टॉर्चर करने की? आखिर उसने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था? वही अतीश अपनी कार में बैठा और समर्थ से बोला, तो कैसा लगा मेरा ये वार? समर्थ मिरर में उसे देखते हुए बोला, वार तो अच्छा किया है आपने सर, पर एक बात समझ नहीं आ रही, बीस्ट ने आकाश को टॉर्चर क्यों किया? अतीश बोला, ये पता करना तेरा काम है, मुझे जानना है आखिर बीस्ट की ओम रावत के बेटे से क्या दुश्मनी है, जल्दी पता कर समर्थ। समर्थ कार स्टार्ट करते हुए बोला, ओके सर, मैं पता करता हूँ। वही उधर बीस्ट विला में अभ्रम जब रूम में आया तो नियति बेड पर पालथी मारे बैठी थी। उसे देखकर अभ्रम दरवाजे पर ही रुक गया। वही नियति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी सोकर उठी हो। वो अपनी गोल गोल आंखों को आलसी अंदाज में इधर उधर घुमा रही थी। जब उसके पेट से कुछ आवाजें आने लगी तो उसने एक हाथ अपने पेट पर रख लिया और मुंह बनाकर बोली, हमें भूख लगी है, पर क्या खाए हम? तभी अभ्रम उसके पास आते हुए बोला, भूख लगती है तो आम इंसान खाना खाते हैं, पर तुम टर्टल, तुम दिमाग खाती हो। ये सुनते ही नियति उसे मुंह बनाकर देखने लगी और उसे देखते हुए ही मन में ही बोली, सोकर उठे नहीं कि बागर बिल्ले का ताना शुरू हो गया। अब खाना क्या खाक खाएंगे, हमारा पूरा पेट तो इनकी डांट सुनकर ही भर जाएगा। वही अभ्रम ने उसे खुद को यूं घूरते देखकर कहा, टर्टल मुझे ऐसे मत देखो, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अब चलो। तभी नियति आंखें बड़ी कर उसे घूरते हुए बोली, क्या कहा? हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा आपको लगता है बागर बिल्ले, पर आज हम आपकी ये गलतफहमी दूर कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए नियति खड़ी हुई और उसे देखते हुए अपने बाजुओं को ऊपर चढ़ाने लगी। वही अभ्रम उसकी बातें सुनकर उसे अजीब तरह देख रहा था। जिस तरह से नियति खुद को तैयार कर रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था, आखिर वो उसके साथ करना क्या चाहती है। उसे एक नज़र देखकर अभ्रम जाने लगा, पर तभी नियति अचानक से उसके ऊपर कूद गई। अभ्रम इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसे धक्का लगा और वो थोड़ा आगे की तरफ झुक गया। वही नियति उसके ऊपर बंदर की तरह चढ़ी हुई थी और उसकी गर्दन को कसकर पकड़ते हुए बोली, जा कहाँ रहे थे आप? आज हम आपसे अपना सारा हिसाब चुकाएंगे। आपको क्या लगता है हम भोला के बैल है जो आप हमसे कुछ भी कहते रहेंगे और हम चुपचाप सुनते रहेंगे? नहीं, हम भोला के बैल नहीं है और न ही आप भोला है। आप एक बागर बिल्ले है, दुष्ट जानवर है आप। इतनी सजा तो हमें हमारे माता पिता ने भी नहीं दी जितनी आप हमें देते हैं। अभ्रम उसे अपनी पीठ पर संभालते हुए बोला, देखो टर्टल, चुपचाप मेरे ऊपर से हटो, नहीं तो सजा मिलेगी। ये सुन नियति जोर से बोली, सजा 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 सजा, क्या है ये सजा? अरे आप थकते नहीं हैं हमें सजा दे देकर? अब तो बेचारी सजा भी थक गई होगी, उसे भी हमारे ऊपर तरस आ रहा होगा, पर अभी तक आपको हमारे ऊपर तरस नहीं आया। कितने निर्दयी हैं आप, सुबह शाम सोते जागते नहाते धोते खाते पीते हर समय बस सजा सजा सजा, जैसे सजा सजा ना होकर मंदिर का प्रसाद हो। जो एक भी टाइम नहीं लिया तो भगवान जी बुरा मान जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। उसे बीच में रोकते हुए अभ्रम बोला, टर्टल तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, मैं तुम्हें, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, क्या आपको इतना भी नहीं पता? किसी की बात बीच में नहीं काटनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। नियति उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, तो अभ्रम ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए। वही नियति अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोली, आपको पता भी है बागर बिल्ले, आप इस दुनिया के सबसे दुष्ट प्राणी हैं। भगवान जी ने तो आपके लिए बहुत स्पेशल सजा सोची होगी। अभ्रम इस बार भी उसे बीच में रोकते हुए बोला, बंद करो अपना मुंह टर्टल, वरना। तो नियति उसकी बात पर बोली, अरे क्यों बंद करें, हमारा मुंह है डब्बा थोड़ी है जो बंद कर दे। ये बोल उसने सोचते हुए आगे कहा, हाँ तो क्या बोल रहे थे हम? हाँ याद आया, भगवान जी आप जैसे प्राणियों को जो दूसरों पर जुल्म करते हैं उन्हें बेमतलब सजा देते हैं,
उन्हें परेशान करते हैं। ऐसे लोगों को भगवान जी गर्म तेल में पकोड़े की तरह तलते हैं, उन्हें नरक की आग में जलाते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो अब्रम के कान के पास अपना मुंह ले जाकर आगे बोली, सोचिए जरा, आपको नरक की आग में जलाया जा रहा है और सारे नरकवासी आपको सजा मिलते हुए देखकर खुश हैं, क्योंकि आपने उन सबको सजा दी थी, इसलिए वो आपको तड़पते हुए देखकर जश्न मना रहे हैं। उसकी इतनी बकवास सुनकर अब्रम के सिर में अब दर्द होने लगा था। तभी उसने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, टर्टल जस्ट शट अप, अगर अब एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें फेंक दूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर नियति फिर से उसी अंदाज में बोली, अरे ऐसे कैसे फेंक देंगे आप हमें? हम क्या कोई कचरे की बोरी है जो आप हमें उठाकर फेंक देंगे? अब्रम गुस्से में बोला, तुम मेरे लिए कचरा ही हो टर्टल, पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें रखा हुआ है। तभी नियति तपाक से बोली, हम बताते हैं आपने हमें क्यों रखा हुआ है। हम आपकी दाई माँ है जो रोजाना आपको रात में लोरी गाकर सुलाती है, हमारे बिना आपको नींद कहाँ आती है। उसकी इस बात से अब्रम चिढ़ गया था। उसने नियति को बैग पर पटकते हुए कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नियति उसकी गर्दन को और कसकर पकड़ते हुए बोली, छोड़ेंगे तो अब हम आपको नहीं। ये बोलकर उसने अब्रम के बालों को अपने दोनों मुट्ठी में भर लिया और उसके सिर को जोर जोर से हिलाने लगी। वही अब्रम उससे अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर नियति ने उसके बालों को बहुत कसकर पकड़ हुआ था। न जाने आज नियति में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि वो अब्रम से उलझ रही थी। न केवल उलझ रही थी बल्कि उसके ऊपर हावी भी हो रही थी। एक दूसरे पर हावी होने के चक्कर में दोनों ही बेड पर गिर गए। इससे पहले कि अब्रम उठ पाता, नियति उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई और उसे गुस्से में घूरने लगी। उसे अपने ऊपर बैठे देखकर अब्रम गुस्से में बोला, ये क्या कर रही हो तुम? हटो मेरे ऊपर से। नियति उसे घूरते हुए बोली, नहीं हटेंगे, आज तो हम आपसे अपना बदला लेकर रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात पूरी कर वो अपने होठों को टेढ़ा मुस्कुराए। उसके होठों की कुटिल मुस्कान और उसकी आंखों की चमक कुछ और ही बयां कर रही थी। वही नियति का ये रूप देखकर अब्रम को उसके अंदर किसी चुड़ैल या पिशाचिनी का साया नजर आ रहा था। और तभी अब्रम उसे देखते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उद्धरण चिन्ह। उसके ये कहने के अगले पल ही नियति ने उस पर हमला कर दिया और वो उसके चेस्ट पर अपने छोटे छोटे हाथ के मुंह के बनाकर मारने लगी। जब वो उसके चेस्ट पर मार मार कर थक गई तो वो अब्रम के गाल पर चांटे मारने लगी। उसके हाथ और अब्रम के गाल दोनों ही टमाटर की तरह लाल हो गए थे। अब्रम को मारकर उसे बहुत खुशी मिल रही थी। नियति ने अपने हाथ झाड़े और फिर अपने हाथ को कमर पर रखकर बोली, अब पता चला आपको बागर बिल्ले कैसा लगता है, जब कोई किसी को सजा देता है। आज हम बहुत खुश हैं, हमने आपसे अपना बदला ले लिया। इसी खुशी में नियति उसके ऊपर हट गई और बेड पर खड़ी होकर उछल उछल कर डांस करने लगी। तभी अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और नियति ने उस शख्स को चौंक कर देखा। वहीं अब्रम उसे अजीब तरह से देख रहा था। फिर अब्रम ने उसके दोनों हाथ को नीचे करते हुए कहा, टर्टल क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें इतनी चोटें आई हैं, फिर भी ऐसी हालत में तुम डांस कैसे कर सकती हो? उसकी बात सुनकर नियति ने बेड पर देखा तो वहां अब्रम नहीं था। फिर उसने सामने देखा तो अब्रम उसे घूर रहा था। ये देखकर वो उसे देखते हुए मन में बोली, इसका मतलब हम खुली आंखों से सपना देख रहे थे, हमने बागर बिल्ले को सपने में मारा, हकीकत में नहीं। उद्धरण चिन्ह। यही सोचकर नियति का मुंह लटक गया। उसका खिला हुआ गुलाब जैसा चेहरा अब मुरझा गया था। उसकी बात सुनकर नियति ने बेड पर देखा तो वहां अब्रम नहीं था। फिर उसने सामने देखा तो अब्रम उसे घूर रहा था। ये देखकर वो उसे देखते हुए मन में बोली, इसका मतलब हम खुली आंखों से सपना देख रहे थे, हमने बागर बिल्ले को सपने में मारा, रियलिटी में नहीं। उद्धरण चिन्ह। यही सोचकर नियति का मुंह लटक गया। उसका खिला हुआ गुलाब जैसा चेहरा अब मुरझा गया था। ये देखकर अब्रम ने उससे पूछा, अभी तो तुम इतनी खुश लग रही थी और अब सैड हो गई, क्या हुआ? नियति ने धीरे से उसे पलके उठाकर देखा और उसे देखते हुए मन में बोली, अगर हमने आपको अपनी खुशी की वजह बता दी तो आप हमारे सपने देखने पर भी बैन लगा देंगे। रियलिटी में ना सही पर सपने में तो हम आपकी पिटाई कर ही सकते हैं। वही उसे अभी भी चुप देखकर अब्रम 2 उंगली अपने माथे पर रखकर रगड़ने लगा। नियति अब उसे थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी, इसलिए वो अब्रम को अपना माथा रगड़ते देखकर समझ गई थी कि वो उसे कुछ कहने वाला है। इससे पहले कि वो कुछ कहता नियति जल्दी से बोली, हमें भूख लगी है, हम खाने जा रहे हैं। वो बोलते हुए जाने लगी, पर उसका हाथ अभी भी अब्रम ने पड़ा हुआ था। नियति को जाता देखकर अब्रम ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। हाथों में खिंचाव महसूस कर नियति झुंझलाकर मन में बोली, अब ये बागर बिल्ला बाल की खाल निकालकर ही मानेंगे। उद्धरण चिन्ह। वो भी मन से अब्रम की तरफ मुड़ी तो अब्रम ने उसके ऊपर नजर गड़ाए हुए ही कहा, मैंने कुछ पूछा तुमसे टर्टल, तुम अभी क्या कर रही थी? ऐसी कौन सी खुशी तुम्हें मिल गई थी कि इतना इंजर्ड होने के बाद भी तुम बेड पर उछल उछल कर डांस कर रही थी? उद्धरण चिन्ह। इस बात पर नियति उसे देखते हुए मुंह बनाकर बोली, हमारी अम्मा कहती है, अगर कोई भूखा हो तो पहले उसे खाना खिलाओ।
बाद में बात करो, नहीं तो पाप लगता है। उसकी बात सुनकर अब्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेकर उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, गो। ये सुनकर नियति खुश हो गई और वो जल्दी से रूम से निकल गई। उसे इतनी जल्दबाजी करते देखकर अब्रम ने कहा, क्या मैंने इसके पीछे ब्लैकी छोड़ दिया है जो वो इतनी जल्दी में गई? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो भी रूम से चला गया। नियति जब डाइनिंग हॉल में आई तो आस्था उसे देखकर मुस्कुराने लगी। वही नियति अपनी चेयर खींचकर बैठ गई। आस्था ने उसकी प्लेट लगाते हुए कहा, अब तुम ठीक हो बेटा? नियति बोली, हम ठीक हैं माँ, हमें बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज हमें जल्दी से खाना दीजिए। उसकी बात पर आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, लो अब तुम्हारा खाना सर्व हो गया, अब शुरू करें। नियति खुश होकर खाने लगी। उसने जैसे ही खाने की पहली बाइट ली कि तभी पीछे से एक आवाज आई, स्टॉप टर्टल। नियति के हाथ उसके मुंह के पास आकर रुक गए। उसने नजरें घुमाकर देखा तो अब्रम उसके पास ही आ रहा था। नियति ने खाना प्लेट में रख दिया और मुंह बनाकर उसे देखने लगी। वही जब अब्रम उसके पास आया तो उसने नियति के सामने से खान की प्लेट हटा ली। ये देखकर वो उसे हैरानी से देखने लगी और फिर वो अब्रम को घूरते हुए धीरे से बोली, क्या ये बागर बिल्ला अब हमें खाने भी नहीं देगा? इसने हमारा खाना क्यों छीन लिया? हम जरा सा तो खाते हैं, हमें कितनी तेज भूख लगी है ये बताया था हमने उन्हें। उसके बाद भी ये हमारे सामने से खाने की प्लेट कैसे हटा सकते हैं? कितने निर्दयी है ये। अरे भूखे इंसान के आगे से खाना छीन रहे हो, पाप लगेगा आपको। नियति उसे घूरते हुए बोले जा रही थी। उसकी बातें अब्रम के कानों तक भी गई थी। उसने नियति की बातों को इग्नोर किया क्योंकि अब्रम ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। अब्रम ने नियति के सामने से सारा खान हटा लिया। इसके बाद उसने आस्था की तरफ देख कहा, जाए वो खाना लेकर आई जो मैंने बाहर से मंगवाया था। उसकी बात सुनकर आस्था बोली, पर बेटा वो खाना थोड़ी ना है। अब्रम ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, आंटी जाए वो लेकर आए। इस बार अब्रम की टोन में ऑर्डर था। आस्था उसकी बात सुनकर बिना कुछ कहे किचन में चली गई और थोड़ी ही देर बाद उसने डाइनिंग टेबल पर अब्रम का बाहर से मंगाया खाना लाकर रख दिया। वही नियति अपने सामने रख खाने को देखकर चौंकते हुए बोली, ये खाना थोड़ी ना है। अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, हाँ ये खाना नहीं है, पर जब तुम्हें भूख लगती है टर्टल तब तुम ऐसा ही खाना पसंद करती हो। तभी तो जब आज तुम्हें भूख लगी तो तुमने खाने की जगह ये खाना पसंद किया। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर नियति उसे ऐसे देखने लगी जैसे वो इस दुनिया का सबसे जालिम प्राणी हो जो उसे तंग करने का एक मौका नहीं छोड़ता। दरअसल अब्रम ने नियति के लिए बाहर से पानी पूरी मंगवाई थी और अब वही उसे खाने के लिए भी दे रहा था। नियति अपनी जगह से उठकर बोली, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना है ना कि पानी पूरी। अब्रम उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया और उसे नीचे बैठने का इशारा करते हुए बोला, टर्टल चुपचाप नीचे बैठो और खाओ इसे। उद्धरण चिन्ह। नियति मुंह बनाकर बोली, हम ये नहीं खाना चाहते। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने उसे देखते हुए कमांडिंग टोन में कहा, टर्टल नीचे बैठो और चुपचाप खाओ इसे। नियति उसे घूरते हुए मुंह बनाकर वापस से अपनी जगह बैठ गई। उसने एक नज़र पानी पूरी को देखा और अब्रम से बोली, हम जानते हैं हमने आपकी चेन खो दी, इसलिए आप हमें सजा दे रहे हैं ना। हम अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं, पर अभी हमें खाना खाना है, हमें बहुत तेज भूख लगी है। इस बात पर अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, टर्टल चेन चोरी हो गई, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं। तुम्हें सजा चेन चोरी होने के लिए नहीं इसलिए मिल रही है क्योंकि तुमने फुटपाथ पर खड़े होकर पानी पूरी खाई। अगर तुम्हें भूख लगी थी तो तुम किसी रेस्टोरेंट में या होटल में जाकर भी खाना खा सकती थी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नियति उसे हैरानी से देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था सामने बैठा आदमी कोई इंसान ही है या एलियन। वही उसकी अवाक नजरों को देखकर अब्रम ने कहा, तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है टर्टल, तुम्हें ये खाना ही होगा, आज की तुम्हारी यही सजा है। नियति ने उसे घूर कर देखा और बेमन से अपने सामने पड़ी पानीपुरी को देखने लगी। फिर वो पानीपुरी को देखते हुए मन में बोली, अब क्या करें हम? अगर आज दिन में पानीपुरी नहीं खाई होती तो हम अभी इसे कितने चाव से खाते, पर हमने तो दिन में ही ठूस ठूस कर खाए हैं। अब तो हमारा इसे खाने का थोड़ा सा भी मन नहीं है, पर ये बागर बिल्ला हमें खिलाए बिना मानेगा भी नहीं। हे भगवान, कहाँ फंस गए हम, अब क्या करें हम? वो मन ही मन खुद से बात कर रही थी। वही उसके चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन देखकर अब्रम मंद ही मंद मुस्कुरा रहा था। तभी उसे चुपचाप बैठे देखकर अब्रम ने कहा, टर्टल ये खाने से खत्म होगा, न कि देखने से। उसकी बात पर नियति चौंक कर बोली, क्या हमें ये सारा खाना होगा? तो अब्रम ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, हाँ तुम्हें ये सारा खाना होगा। पानीपुरी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। नियति इस बार भी चौंक कर बोली, हम मर जाएंगे, इतना सारा खाएंगे तो हम सच में मर जाएंगे। इस पर अब्रम ने कहा, ओके मर जाओ। उसकी बात सुनकर नियति को झटका लगा था, पर अगले ही पल वो मुंह बनाकर बोली, क्या हम सच में मर जाए? अगर हम मर गए तो आपको सुलाएगा कौन? अरे हमारे बारे में ना सही
कम से कम अपने बारे में तो सोचिए। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर अभ्रम उसे घूरकर देख रहा था। फिर वो नियति को देखते हुए मन में बोला, टर्टल तुम कितनी ज्यादा चालाक हो। मेरी एक कमजोरी तुम्हें पता क्या चल गई। तुम तो बार बार मुझे उसी का ताना देने लगी। तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा टर्टल, अब ये सब मैं तुम्हें खिलाकर ही रहूंगा। खुद से बात कर उसने नियति से कहा, तुम्हारी किसी भी बात का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। सो बेटर होगा कि तुम इसे फिनिश करना शुरू करो वरना। नियति उसे बीच में रोकते हुए बोली, वरना क्या करेंगे आप। उसकी आवाज में डर था और उसका शरीर अभ्रम का फर्म फेस देखकर कांप रहा था। वहीं अभ्रम ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, वरना मैं तुम्हें ब्लैकी को खिला दूंगा। सो चॉइस इज योर्स टर्टल, या तो तुम ये सारा खाना खाओगी या ब्लैकी तुम्हें खाएगा। उसकी बातें नियति को और डरा गई थी। उसे ब्लैकी का चेहरा दिखने लगा। नियति को जितनी भी गालियां आती थी उसने वे सब अभ्रम को अपने मन में दे डाली और बेईमान से खाने लगी। वही अभ्रम अपने होठों पर ना दिखने वाली स्माइल लिए उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। जहां एक तरफ अभ्रम नियति को टॉर्चर कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ माया वसुंधरा से कॉल पर बात कर रही थी। उसने अभ्रम की चेन को अपनी उंगली में घुमाते हुए कॉल पर वसुंधरा से कहा, मैम 20 की चेन अब मेरे पास है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कॉल की दूसरी तरफ से वसुंधरा बोली, ये तो तुमने अच्छा काम किया। अभ्रम के लिए ये चेन क्या मायने रखती है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब अभ्रम उसे नहीं छोड़ेगा, वो उसे सजा देगा। ये बात कॉल पर माया से बोलने के बाद वसुंधरा ने मन में कहा, नियति और अभ्रम के बीच जो नजदीकी बढ़ने लगी थी अब वो खत्म हो जाएगी। नियति अब उससे नफरत करने लगेगी। मैं कभी भी तुम दोनों को एक दूसरे के करीब नहीं जाने दूंगी। तुम दोनों जब भी एक दूसरे के करीब आओगे मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर दूंगी कि तुम दोनों खुद ही एक दूसरे से दूर हो जाओगे। वसुंधरा खुद से ही बात करने में खो गई थी। वही जब माया ने काफी देर तक उसकी आवाज नहीं सुनी तो वो कॉल पर बोली, हेलो मैम, आर यू लिसनिंग मी। उसकी आवाज सुनकर वसुंधरा अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोली, हाँ मैं सुन रही हूँ, तुमने अब आगे क्या करने का सोचा है। माया ने चेन को उंगली में घुमाते हुए कहा, मैम सोचा तो बहुत कुछ है पर उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ मैंने जो किया है उसका क्या रिजल्ट निकला है। मैं बीस्ट विला जाकर देखना चाहती हूँ। बीस्ट ने नियति को किस तरह से टॉर्चर किया है। उसकी बात सुनकर वसुंधरा बोली, तो तुम बीस्ट वाला जाना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। माया ने हाँ कह दिया। वही वसुंधरा एक बार फिर मन में बोली, माया सही कह रही है, मुझे उसे विला जाने देना चाहिए। वैसे भी जब से शीला बीमार पड़ी है मुझे अभ्रम और नियति की कोई खबर ही नहीं मिली। मुझे तो ये भी नहीं पता अब उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा है। माया के विला जाने से मेरा ही फायदा होगा। उद्धरण चिन्ह। खुद से ही बात करने के बाद वसुंधरा ने माया से कहा, ओके तुम जाओ माया, और मुझे विला की पूरी खबर चाहिए। वहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं, मुझे सब जानना है। माया ने ओके मैम कहा और फिर बात करने के बाद कॉल कट कर दिया। फिर माया ने अपने फोन को बेड पर फेंक दिया और अभ्रम की चेन को उंगली में घुमाते हुए बोली, बीस तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी सारी साजिशें करनी पड़ती है, सिर्फ तुम्हारी एक झलक देखने के लिए। अब बताओ कौन तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, मैं या वो नियति। उसे तुम्हारे पास रहकर भी तुम्हारी वैल्यू नहीं पता और तुमसे दूर रहकर भी मैं तुम्हारी असली कीमत जानती हूँ। ये बोलते हुए माया सार्कास्टिकली मुस्कुरा रही थी। वहीं दूसरी तरफ पानी पूरी खाते हुए नियति को अब ऐसा लग रहा था कि अगर अब उसने थोड़ा और खा लिया तो उसका पेट फट जाएगा। और तभी उसने अपने दोनों हाथ डाइनिंग टेबल पर रखे और झुककर खड़ी हो गई। फिर गहरी गहरी सांसें लेते हुए वो बोली, बस अब और नहीं, अब हम और नहीं खा सकते। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ पानी पूरी खाते हुए नियति को अब ऐसा लग रहा था कि अगर अब उसने थोड़ा और खा लिया तो उसका पेट फट जाएगा। और तभी उसने अपने दोनों हाथ डाइनिंग टेबल पर रखे और झुककर खड़ी हो गई। फिर गहरी गहरी सांसें लेते हुए वो बोली, बस अब और नहीं, अब हम और नहीं खा सकते। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो हौंफ रही थी। वही अभ्रम सरकास्टिकली मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। नियति की बात सुनकर वो अपनी जगह से उठा और उसी की तरह टेबल पर हाथ रखकर झुक गया। अब वो दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े थे और एक दूसरे को देख रहे थे। जहां नियति की सांसें भारी थी तो वहीं अभ्रम बहुत शांत लग रहा था, पर उसका नियति को इतनी गहरी नजरों से देखना उसे अनकंफर्टेबल कर गया था। नियति ज्यादा देर तक उसकी आंखों में देख नहीं पाए और उसने पलकें झुका ली। तभी अभ्रम ने उसे देखते हुए कहा, क्या अब आगे से तुम फिर कभी स्ट्रीट फूड खाओगी। नियति ने गहरी गहरी सांस लेते हुए ना में सिर हिला दिया। ये देखकर अभ्रम तिरछा मुस्कुराया और उसे देखते हुए अभ्रम ने फिर कहा, अगर अब तुम्हें भूख लगेगी तो तुम खाने के लिए कहाँ जाओगी। उद्धरण चिन्ह। नियति ने सिर झुकाए हुए कहा, हम अब कभी भी बाहर नहीं खाएंगे, हम अब रेस्टोरेंट में जाया करेंगे। ये सुन अभ्रम ने उसे देखते हुए कहा, गुड, अब तुम समझ गई हो, जाओ रेस्ट करो। ये सुनकर नियति ने पलकें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में अभ्रम के लिए गुस्सा भरा हुआ था और उसका दिल अंदर ही अंदर उसे गालियां दे रहा था।
सड़े टमाटर, सब्जी के बदबूदार कीड़े हैं आप। जो खाना हमें इतना पसंद था, आज उसी से नफरत हो गई है हमें। वो भी आपकी वजह से। कितने दुष्ट प्राणी हैं आप। आपको तो अंगारों पर चलाना चाहिए। नहीं, आपके पीछे जंगली कुत्ते छोड़ देने चाहिए। उनसे भी कहाँ कुछ बिगड़ेगा आपका। आप भी तो उन्हीं में से एक ठहरे। पता नहीं भगवान जी ने आपको इस दुनिया में क्यों भेज दिया। आप तो धरती मैया पर बोझ है। नियति को खुद को घूरते देखकर अब्रम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, थोड़ी बहुत गालियां कल के लिए भी बचाकर रखो टटल। सारी आज ही दे दोगी तो कल क्या करोगी। ये बोलते हुए अब्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वही नियति उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। उसकी आंखें हैरानी और बड़ी हो गई थी। अब्रम की गहरी नजरें उसके चेहरे पर घूम रही थी। उसकी नजरों का सफर नियति के होठों पर आकर रुका। पानी पूरी खाने की वजह से उसके होठ लाल हो गए थे, जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। नियति अभी भी उसे हैरानी से देख रही थी। वहीं अब्रम ने अपने और उसके बीच के फासले को मिटाते हुए उसके लबों को अपने लबों से छू लिया। नियति की बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। जहां अब्रम उसे किस करने में खोया हुआ था, तो वही नियति अपनी गोल आंखों को चारों तरफ घुमा रही थी। उसे डर था कहीं कोई आ न जाए। कोई उसे ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा। और सबसे ज्यादा उसे आस्था की चिंता हो रही थी। अगर उसने देख लिया तो वो उसके बारे में क्या सोचेंगी। ये सोचकर नियति अंदर ही अंदर डर रही थी। जब उसने नोटिस किया कि अब्रम का उसे रिलीज करने का कोई इरादा नहीं है, तो उसने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख दिए और उसे पीछे की तरफ धक्का देने लगी। उसकी कोशिशों का अब्रम पर कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर नियति मन में बोली, अरे अब बस भी करो। अब क्या हमारी जान लेकर ही मानोगे। मर जाएंगे हम, छोड़ दो हमें। अब नियति के हाथ उसे धक्का नहीं दे रहे थे, बल्कि अब वो अपने छोटे छोटे हाथों से उसके सीने पर मुक्के मार रही थी। पर अब्रम पर इसका भी कोई असर नहीं हो रहा था। तभी नियति ने कुछ किया तो अब्रम ने उसे जल्दी से छोड़ दिया। नियति अपनी भारी सांसों को संभालते हुए उसे गुस्से में देख रही थी। वहीं अब्रम ने अपनी तीखी नजरों से उसे देखते हुए अंगूठे से अपने होठों को साफ किया तो उसके अंगूठे पर खून लग गई। उसके अंगूठे पर लगे खून को देखकर नियति की आंखें भी बड़ी हों। तभी अब्रम ने आगे बढ़ते हुए कहा, टर्टल। नियति जल्दी से पीछे होकर बोली, ये सब आपकी वजह से हुआ है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं। आप बहुत बुरे हैं। आपको ये सब नहीं करना चाहिए। आपको तो शर्म नहीं आती। इतने बड़े होकर ऐसे गंदे काम करते हैं आप। अब्रम ने उसकी बात सुनते हुए अपनी मुट्ठी को भींच लिया। फिर उसने जैसे ही एक और कदम आगे बढ़ाया। ये देखकर नियति अपने रूम की तरफ जाते हुए बोली, हमें सजा देने से पहले एक बार सोचे कि आपने क्या किया है। अब्रम उसे जाते हुए देखता रह गया। नियति के जाते ही अब्रम के गुस्से वाले चेहरे पर अचानक से स्माइल गई। क्रेजी टर्टल, ये बोलकर वो स्टडी रूम की तरफ चला गया। वही नियति ने रूम में आकर रूम को अंदर से अच्छे से लॉक कर लिया। दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें अभी भी तेज थी। वो गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद से बोली, ये बागर बिल्ला कितना जुल्म करते हैं हम पर। आज तो हम मर ही जाते। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वो थोड़ा आगे आए और मुड़कर दरवाजे को देखते हुए फिर से बोली, चाहे कुछ भी हो जाए आज हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई कमरे के बाहर हमारे करीब आने की। अभी नियति खुद से बात कर ही रही थी कि तभी अचानक से बेड पर रखा उसका फोन रिंग होगा। रिंग सुनकर वो डर गई थी, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया और बेड के पास आकर अपना फोन उठाया। फोन की डिस्प्ले पर सोना नाम फ्लैश हो रहा था। ये देखकर नियति खुश हो गई। वो बेड पर बैठ गई और कॉल रिसीव कर सोना से बात करने लगी। वहीं उधर स्टडी रूम में अब्रम टाइगर और जैगुआ से बात कर रहा था कि तभी वहां पाइथन आ गया। उसे देखकर वो सभी चुप हो गए और पाइथन ने कहा, बीस्ट गार्ड्स का कहना है उन्होंने रुस्तम को विला के आसपास देखा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही जैगुआ और टाइगर दोनों ही चौंक गए। वही अब्रम रिलैक्स होकर खड़ा था। पाइथन की बात सुनकर टाइगर ने कहा, बीस्ट आई एम श्योर अतीश खन्ना हम पर नजर रखवा रहा है। उसके बॉडीगार्ड का विला के आसपास घूमना, कुछ तो चल रहा है उसके माइंड में। जैगुआ ने भी उसका साथ देते हुए कहा, बीस्ट कहीं वो फिर से तो आप पर अटैक नहीं करने वाला। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने दोनों की बात सुनकर कहा, उसके छोटे से दिमाग में छोटे छोटे आइडियाज ही आते हैं। वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता। बना रहा होगा अपने छोटे से दिमाग से कोई घटिया प्लान। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर अब्रम चला गया। उसके जाने के बाद पाइथन ने कहा, बीस्ट उसे लाइटली कैसे ले सकते हैं। इस बात पर जैगुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, बीस्ट की नज़रों में उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, इसलिए बीस्ट उसे न लाइटली लेते हैं न हैवी। टाइगर ने सोचते हुए कहा, पर हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, एक छोटी सी चींटी भी हाथी की नाक में घुसकर उससे तांडव करवा सकती है। उद्धरण चिन्ह। जैगुआ उसकी बात सुनकर बोला, तेरी बात सही है, पर ये मत भूल वो बीस्ट है इस जंगल के राजा और वो अतीश एक छोटा सा चूहा जिसे कहीं भी घुसने की बुरी आदत है, खासकर दूसरों के घर में घुसने की। उद्धरण चिन्ह। तो उसकी बात सुनकर पाइथन ने कहा, पहली बार मैं तेरी बात से सहमति जता रहा हूँ। हमारे बीस्ट के सामने अतीश की कोई औकात नहीं। जैगुआ पाइथन को अपना साथ देते देखकर खुश हो गया।
वही टाइगर अभी भी सोच रहा था, उसे कुछ गड़बड़ रही थी। वही अब्रम जब अपने रूम के पास पहुंचा और जैसे ही डोर ओपन करने लगा तो डोर ओपन नहीं हुआ। ये देखकर उसने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है टर्टल कि अब तुम डोर को अंदर से लॉक करने लगी हो। तुम्हें क्या लगता है तुम डोर बंद कर दोगी तो मैं अंदर नहीं आ सकता? उद्धरण चिन्ह। ये बोल अब्रम होठों को तिरछाकर मुस्कुराया। फिर उसने डोर को बाहर से अनलॉक किया और अंदर चला गया। अंदर आते ही उसने देखा नियति आराम से मस्त बेड पर अपने हाथ पैर फैलाए सो रही थी। उसे इस तरह सोते देखकर अब्रम उसके पास गया और उसने नियति को सही से सुलाया और हमेशा की तरह उसे पकड़ के सो गया। अपनी आदत से मजबूर अब्रम के सोते ही नियति के हाथ खुद ब खुद उसके सिर पर चले गए और वो उसके सिर को सहलाने लगी। जहां एक तरफ अब्रम और नियति सुकून से सो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ माया की आंखों से जैसे नींद गायब थी। वो अब्रम की चेन को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। तभी उसने चेन को देखते हुए कहा, बीस्ट कल फाइनली मैं तुमसे मिलूंगी। कल मैं तुम्हें इतने टाइम बाद सामने से देखूंगी। तुम देखना एक दिन तुम खुद ही इस चेन को मेरे गले में पहनाओगे, वैसे ही जैसे तुमने उस दिन नियति को पहनाया था। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वो तिरछा मुस्कुराई। तभी उसका फोन रिंग हुआ। माया ने चैन को देखते हुए अपने दूसरे हाथ से टटोलकर बेड पर पड़ा अपना फोन उठाया और बिना ये देखे कि किसकी कॉल है, उसने कॉल रिसीव कर फोन कान पर लगा लिया। कॉल की दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में गई। तो माया मुस्कुराते हुए बोली, तो फाइनली आपको याद आ गई मेरी। दूसरी तरफ से किसी की चिंता भरी आवाज आई। माया छोड़ दो उसका पीछा। क्यों उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? उसकी शादी हो गई है, वो अब तुम्हारा कभी नहीं होगा। ये बेकार की जिद अब तुम भी छोड़ दो, अब वो तुम्हारा कभी नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माया को गुस्सा आ गया, पर फिर अगले ही पल वो होठों पर कुटिल मुस्कान लिए बोली, आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो मेरा नहीं होगा? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने शादी कर ली। मेरी नज़रों से देखिए, ये शादी सिर्फ नाम की है। वो लड़की नियति वो तो बीस्ट के साथ खड़े होने के भी लायक नहीं है। माया को बीच में रोकते हुए कॉल के दूसरी तरफ से उस शख्स ने कहा, जो उसके लायक नहीं थी उसी को बीस्ट ने अपनी बीवी बनाया है और अब उस लड़की का स्टेटस ऐसा है जिसे कोई नहीं बदल सकता। माया इस बार गुस्से में बोली, हाँ तो मेरा फैसला भी कोई नहीं बदल सकता। बीस्ट को पाने का ख्वाब सबसे पहले मैंने देखा था और आप तो जानते हैं ना मैंने कितनी मेहनत की है उस तक पहुंचने की, उसके करीब रहने की। उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि मैं उसे भूल जाऊं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। माया बीस्ट को कभी नहीं भूल सकती। बहुत जल्द मैं उस लड़की को बीस्ट की जिंदगी से दूर कर दूंगी और फिर उसके बाद बीस्ट की जिंदगी में सिर्फ मैं रहूंगी। मैं। माया की जिद देखकर कॉल की दूसरी तरफ बोल रहे शख्स ने कहा, उसे पाने के चक्कर में कहीं तुम खुद को ना खो दो माया। एक आखिरी बार सोच लो, वो बीस्ट है। बीस्ट। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर माया दांत पीसकर बोली, वो बीस्ट है इसलिए तो मैं उसे चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर माया ने उस शख्स की बिना कोई और बात सुने कॉल कट कर दिया। फिर अपने फोन को बेड पर पटक कर खुद से बोली, तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता बीस्ट, ना मेरी फैमिली ना तुम्हारी सिर्फ नाम की वो बीवी। उद्धरण चिन्ह। अगली सुबह अब्रम हॉल में कॉल पर बात करते हुए जा रहा था कि तभी अचानक से सामने से आ रहे हैं एक शख्स से टकरा गया। वो शख्स अब्रम से टकराकर नीचे गिरने ही वाला था, पर तभी अब्रम ने उसका हाथ पकड़ के उसे संभाल लिया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि माया ही थी। हॉल में आते ही माया को अब्रम दिखा और वो उसे देखकर सरकास्टिकली मुस्कुराए और जानबूझकर अब्रम से आकर टकरा गई। अब्रम का फोन वाला हाथ माया के हाथ को पकड़े हुए था और उसका दूसरा हाथ माया को कमर से पकड़े हुए था। माया की आंखें प्यार से उसे देख रही थी। अब्रम का फोन वाला हाथ माया के हाथ को पकड़े हुए था और उसका दूसरा हाथ माया को कमर से पकड़े हुए था। माया की आंखें प्यार से उसे देख रही थी, वहीं अब्रम उसे घूर रहा था। तभी माया ने उसे देखते हुए मन में कहा, सो फाइनली मैं तुम्हारी बाहों में हूँ। अब बहुत जल्द तुम और तुम्हारी हर चीज पर मेरा हक होगा। सिर्फ तुम्हारी चेन ही नहीं, तुम खुद भी पूरे के पूरे मेरे होंगे। ये बोलते हुए माया मन मन मुस्कुरा रही थी। अभी वो खुद से बात कर रही थी कि तभी नियति वहां तैयार होकर आ गई। उसकी नजरें जैसे ही अब्रम पर गईं, माया को उसकी बाहों में दबकर नियति की आंखें बड़ी हो गई। उसे एक अजीब से एहसास ने घेर लिया। उसके दिल में एक टीस उठी। जाने क्यों उसकी आंखों को ये नज़ारा अच्छा नहीं लगा, बल्कि उसकी आंखों में ये नज़ारा सुई की तरह चुभा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। नियति को दोनों को साथ में देखकर बुरा लग रहा था। उसने दोनों को देखते हुए मुट्ठी भींच ली और फिर उन्हें इग्नोर कर तेज आवाज में बोली, आस्था माँ हमारा नाश्ता लगाए, हमें देर हो रही है। उसकी आवाज़ सुनकर माया और अब्रम दोनों ही चौंक गए और नियति की तरफ देखने लगे। उसकी आंखों में और चेहरे पर नाराजगी साफ साफ झलक रही थी। नियति बिना कुछ बोले डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। उसके जाते ही अब्रम ने माया को सही से खड़ा किया और उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले तो माया उसका सवाल सुनकर हड़बड़ा गई और फिर जल्दी से खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, मुझे मैम ने भेजा है, उनकी एक इम्पोर्टेंट। माया अभी बोल ही रही थी
कि तभी अब्रम ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, ओके जाओ। ये बोलकर वो डाइनिंग हॉल की तरफ चला गया। वही माया उसे जाते हुए देखकर तिरछा मुस्कुराए और अपने हाथ को देखते हुए बोली, तुम्हारी पर्सनालिटी में ही नहीं, तुम्हारे छूने में भी जादू है। उद्धरण चिन्ह। वही जब अब्रम डाइनिंग टेबल के पास आया तो उसकी नज़र नियति पर गई, जो अपने प्लेट में रखे पराठे को नाइफ और फॉर्क से खा रही थी। ये देखकर अब्रम ने अपनी एक आईब्रो उठा ली और उसे देखते हुए खुद से कहा, स्ट्रेंज। उसे याद था नियति अक्सर पराठों को तोड़कर खाती है, पर आज वो पराठों को तोड़कर नहीं फॉर्क से खा रही थी। ये बात उसे कुछ अजीब लगी और वो उसके चेहरे को और भी ज्यादा ध्यान से देखने लगा। नियति के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था और उसके होठों ऐसे हिल रहे थे जैसे वो खुद से ही बात कर रही हो। ऐसा था भी नियति खुद से ही बात करते हुए बड़बड़ा रही थी। बागर बिल्ले ने उस दिन क्या कहा था हमसे, तुम पहली और आखिरी लड़की हो जिसके साथ मैं एक रूम में रहता हूँ, और अभी जो हमने देखा वो क्या था। माया को कैसे अपनी बाहों में थामे खड़े थे, जैसे वो कोई कीमती खजाना हो और वो उसके चौकीदार। हमसे कहते हैं मुझे झूठ पसंद नहीं, और हमसे इतना बड़ा झूठ कहा। इनका नाम बागर बिल्ला नहीं, छिछोरा बिल्ला होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। खुद से ही बात करते हुए नियति ने पराठे को नाइफ से ऐसे काटा जैसे वो पराठा न होकर अब्रम की गर्दन हो। तभी अब्रम ने बैठते हुए नियति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने जब अपना गला साफ किया तो नियति ने उसकी तरफ देखा और उसे घूरने लगी। अब्रम ने उसकी ओर देखा तो उसकी नजरें नियति की तीखी नजरों से जा मिली। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर अब्रम ने मन ही मन खुद से कहा, इसे हुआ क्या है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर उसने जैसे ही प्लेट से पराठे लेने चाहे तो नियति ने झट से प्लेट उठाकर अपने पास रख ली। अब्रम ने उसे देखा तो अब वो उसे नहीं दिख रही थी। फिर अब्रम ने सिर हिलाया और सॉस का बाउल उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो इस बार भी नियति ने उससे पहले ही सॉस का बाउल ले लिया। ये देखकर अब्रम ने उसकी तरफ घूर कर देखा, पर नियति अभी भी पलके झुकाए अपना ब्रेकफास्ट खाने में बिजी थी। उसे खुद को इग्नोर करते देखकर अब्रम ने अपनी शांत आवाज में कहा, टर्टल, ब्रेकफास्ट मुझे भी करना। नियति खाते हुए बिना उसकी तरफ देखे बोली, हाँ तो करिए न, आपको किसने रोका है, आपका घर है, आपका खाना है, जितना मर्जी खाए। उसकी बात पर अब्रम उसे घूरते हुए बोला, मैं खाऊंगा तो तब ना जब तुम मुझे खाने दोगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही नियति ने उसे पलके उठाकर देखा। आज उसकी आंखों में एक अलग ही भाव दिख रहा था, जैसे उसकी आंखें उसे नाराजगी से देखने के साथ साथ उससे कुछ कह भी रही हो। पर अब्रम को ये नजरों का खेल कहाँ समझ आता था। वो तो अपने कठोर औरे के साथ साथ फर्म आंखों से उसे देख रहा था। वही नियति उसे देखते हुए उठ गई और उसके आगे पराठे और सॉस रखते हुए बोली, लीजिए खाए, खा जाए सब। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो चली गई। वही अब्रम उसके इस बिहेवियर पर नियति को अजीब तरह से देख रहा था। फिर नियति को देखते हुए ही उसने सिर हिलाकर कहा, सिली टर्टल पागल हो गई है। वही नियति जो गुस्से में अपने रूम की तरफ जा रही थी कि तभी वो सामने से आ रही माया से टकरा गई। दोनों की टक्कर होते ही माया का क्लच और उसके हाथ में पकड़ा इनवेल दोनों नीचे गिर गया। माया ने उसे घूर कर देखा, पर जैसे ही नियति से उसकी नजरें मिली उसने अपने एक्सप्रेशन ठीक कर लिए और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। उद्धरण चिन्ह। लगी। ये बोलकर माया नीचे झुककर अपना क्लच और इनवेल उठाने। वही नियति उसकी बात पर मन में बोली, दिखाई तो तुम्हें सब देता है माया, तभी तो तुम बागर बिल्ले को इतना घूर घूर कर देख रही थी, जैसे उसे खा ही जाओगी। उद्धरण चिन्ह। माया अपना क्लच और इनवेल उठाकर खड़ी हुई और उसने फिर से नियति को एक स्माइल दी और जाने लगी। पर तभी उसने माया को रोकते हुए कहा, सासू माँ तो यहाँ नहीं है, फिर आप यहाँ किस लिए आए हैं माया जी। नियति की आवाज एरोगेंस से भरी था। उसने अपने शब्दों को खींचते हुए कहा था। वही माया उसकी बात सुनकर समझ गई कि नियति उसे कुछ खास पसंद नहीं करती और उसके विला में आने से भी उसे प्रॉब्लम होती है। माया उसकी बात पर तिरछा मुस्कुराए और मन में खुद से बोली, तो तुम्हें भी जलन हो रही है, इसका मतलब तुम बीस्ट को पसंद करने लगी हो। उद्धरण चिन्ह। खुद से बात कर माया एक कदम पीछे आए और नियति सामने खड़ी होकर उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस झलक रहा था, पर उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। माया उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देख रही थी। नियति को देखकर वो इतना तो समझ गई थी कि बीस्ट ने उसे टॉर्चर नहीं किया है, और यही बात उसे बुरी लग रही थी। उसे गुस्सा भी बहुत आया और उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। पर जैसे ही उसकी नज़र नियति के गले पर गई तो उसकी सूनी गर्दन देखकर माया मंद मंद मुस्कुराने लगी और उसके गले पर लगे कट को देखते हुए मन में बोली, अभी तो तुमसे सिर्फ चेन छीनी है, बहुत जल्द मैं तुमसे बीस्ट को भी छीन लूंगी। वहीं इतनी देर से माया को चुप देखकर नियति फिर से बोली, हमने आपसे कुछ पूछा है। तो माया उसकी आवाज़ सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोली, मुझे यहाँ वसुंधरा मैम ने भेजा है, मैं उनके कहने पर यहाँ आई हूँ, क्या अब मैं जाऊँ। उसके पूछने पर नियति ने उसे देखते हुए धीरे से सिर हिला दिया। वही माया उसके सामने से लहराते हुए बालों के साथ कैटवॉक करते हुए चली गई। नियति उसे जाते हुए देखकर खुद से बोली,
इसके कपड़े और इसका बात करने का तरीका कितना अलग है। पता नहीं सासू माँ ने इसमें ऐसा क्या देख लिया कि इसे अपने साथ रख लिया। हमें तो ये नागिन लगती है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर उसने मुंह घुमाया और अपने रूम में चली गई। अब्रम ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने रूम की तरफ जा रहा था। वहीं नियति अपना बैग लेकर रूम से निकल रही थी कि तभी अब्रम के अचानक से सामने आ जाने पर वो डर गई और पीछे हटते हुए वो गिरने लगी। इससे पहले कि वो गिरती, अब्रम ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। नियति उसकी बाहों में लटकी झूल रही थी। अब्रम उसकी आंखों में देख रहा था। उसने नियति की आंखों में देखते हुए पूछा, तुम ठीक हो? नियति अभी भी गुस्से में थी। वो चाह कर भी अपने गुस्से को छुपा नहीं पा रही थी, इसलिए न चाहते हुए भी उसने नाराजगी से कहा, हम ठीक है, छोड़िए हमें, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। ये बोलते हुए उसने अब्रम से नजरें फेर ली थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था जब अब्रम ने माया को अपनी बाहों में थामा हुआ था। वहीं अब्रम ने उसकी बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था, इसलिए उसने नियति के बोलने के कुछ सेकंड बाद ही उसे छोड़ दिया और नियति धड़ाम से नीचे गिर गई। गिरते ही उसके मुंह से तेज की चीख निकली थी और चीखते हुए उसने अपने एक हाथ कमर को पकड़ लिया। अब्रम उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी नियति ने अपनी आंखें खोलते हुए गुस्से में कहा, ये क्या किया आपने? हमें छोड़ क्यों दिया? उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वो उसे गुस्से में देख रही थी। अब्रम ने उसके क्यूट चेहरे को देखा जो गुस्सा करने की वजह से लाल पड़ गया था। वो उसके मासूम चेहरे को देखते हुए ही उसकी बात पर बोला, तुमने कहा था छोड़ने के लिए, मैंने छोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर नियति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और अगले ही पल वो चिढ़कर बोली, हमें तो बड़ी जल्दी छोड़ दिया आपने, फिर उसे क्यों पकड़ कर खड़े थे? उसे क्यों नहीं छोड़ा? अब्रम को समझ नहीं आ रहा था नियति किसकी बात कर रही है, क्योंकि वो तो उस बात को कब का भूल गया था। इसलिए अब्रम ने उससे असमंजस में पूछा, तुम किसकी बात कर रही हो? नियति ने पलकें झुका ली और मुंह फुलाकर बोली, किसी की नहीं। अब हटिए हमारे सामने से, हमें कॉलेज जाने में देर हो रही है। उसके बोलने पर भी वो उसके सामने से नहीं हटा तो नियति उसे इग्नोर कर खुद ही खड़ी होने लगी। पर वो जितना उठने की कोशिश करती उतना ही बार बार पैर स्लिप होने की वजह से वो नीचे गिर जाती। ये देखकर अब्रम को हंसी आ रही थी। सुबह सुबह नियति को देखकर उसका अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो रहा था। नियति ने उसे तिरछी नजरों से देखा तो वो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। ये देखकर उसे और गुस्सा आ रहा था और फिर वो अब्रम पर गुस्सा करते हुए मन में बोली, दुष्ट बागर बिल्ला, हमारी मदद करने की जगह हम पर हंस रहे हो, आपको तो पाप लगेगा। वो अभी खुद से बात कर ही रही थी कि तभी अब्रम ने अचानक से उसके सामने हाथ बढ़ा दिया। पहले तो नियति उसके हाथ को घूरकर देखने लगी, पर फिर उसने अपना हाथ अब्रम के हाथ में दे दिया। अब्रम ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा और उसे ऊपर की तरफ खींचा। नियति जो एक फूल की तरह नाजुक थी, वो अब्रम के खींचने से उसकी बाहों में समा गई। उसके छोटे छोटे हाथ अब्रम के सीने पर थे, वहीं अब्रम उसे कमर से पकड़े खड़ा था। नियति ने धीरे से उसे पलके उठाकर देखा तो उसकी काजल से सनी आंखें अब्रम की कठोर नजरों से जा मिली। अब्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ, तुम कुछ बदल गई हो। आज सुबह से तुम अजीब बर्ताव कर रही हो, क्यों? नियति ने धीरे से उसे पलके उठाकर देखा तो उसकी काजल से सनी आंखें अब्रम की कठोर नजरों से जा मिली। अब्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ, तुम कुछ बदल गई हो। आज सुबह से तुम अजीब बर्ताव कर रही हो, क्यों? ऐसा क्यों टर्टल? नियति का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था, इसलिए वो इस बार भी रूड टोन में बोली, क्यों बताएं हम आपको? अब छोड़िए, हमें देर हो रही है, हमें जाना है। अब्रम जो उसकी सारी हरकतों को नोटिस कर रहा था, उसने नियति की आंखों में घूरते हुए कहा, टर्टल तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई? इस बात पर नियति उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हिम्मत? अभी आपने हमारी हिम्मत देखी ही कहाँ है? पूरा गाँव जानता है हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी से नहीं डरते हैं हम। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने उसे अपनी एक आईब्रो उठाकर देखा और उसकी कमर को और कसकर पकड़ते हुए बोला, अच्छा तो तुम किसी से नहीं डरती? तो ठीक है, मैं अभी तुम्हें ब्लैकी के पास ले जाता हूँ। ये सुनते ही नियति की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से उसे आंखें बड़ी किए देखने लगी। ब्लैकी का नाम सुनते ही उसकी आंखों में डर दिखने लगा। वो अब्रम की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि नियति की हर कोशिश अब्रम की ताकत के सामने कमजोर पड़ गई। तभी नियति जैसे ही उसके सीने पर मारने को हुई तो अब्रम ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और पीछे उसकी कमर से लगाते हुए उसे अपने और करीब कर लिया। अब्रम ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, टर्टल तुम्हें राइट्स है, पर इतना नहीं कि तुम मुझ पर हाथ उठा सको। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर नियति ने धीरे से मगर एटीट्यूड के साथ कहा, हक? हमें हक भी है, शायद आप भूल रहे हैं कि हम आपकी गुलाम, हमें कोई हक नहीं है। ये बोलते हुए उसके होठों पर तंज भरी मुस्कान थी। वहीं अब्रम को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया था। उसने नियति के हाथ को और कसकर दबा दिया और उसके ऊपर झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टर्टल तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है,
नियति उसे रोकते हुए बीच में ही कुछ कहने को हुई कि तभी उसके हिलते होठों को अब्रम ने अपनी एक उंगली रखकर उसे शांत करते हुए कहा, जब मैं बोला करूँ तो मुझे सुना करो टर्टल, वरना सजा मिलेगी। नियति अब शांत होकर उसकी आंखों में देखते हुए उसकी बातें सुन रही थी। वहीं अब्रम ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, यू आर माई वाइफ टर्टल। तुम्हारे पास वो सारे राइट है जो मुझसे जुड़े शख्स के पास होते हैं। तुम्हारी हर ख्वाहिश को मैं पूरा करूंगा। तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। बस इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम मेरी कैद से कभी आज़ाद हो सकती हो। रहना जिंदगी भर तुम्हें मेरी कैद में है टर्टल। तुम्हारी हर जरूरत को मैं पूरी करूंगा, पर अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। गुस्से में अब्रम की आंखें लाल हो गई थीं। उसका चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया था। नियति उसकी बात सुनकर अवाक नजरों से उसे देख रही थी। उसके दिल में एक बार फिर अब्रम ने अपना डर भर दिया था। देखते ही देखते नियति की खूबसूरत आंखें आंसुओं से दबदबा गई। जब अब्रम ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर उतार दिया हो। उसे इस तरह का एहसास दूसरी बार हो रहा था। उसे यह एहसास पहली बार तब हुआ था जब ठाकुर नियति पर गांव वालों के सामने जुर्म कर रहा था, उसे जिंदा जला रहा था। जो दर्द अब्रम को उस समय हुआ था, आज फिर नियति की आंखों में आंसू देखकर वही दर्द एक बार फिर उसके दिल में उठा था। नियति ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाए और उसके आंखों में ठहरे आंसू अपनी जगह बनाकर बह निकले। वो अंदर ही अंदर रोते हुए अब्रम से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अब्रम तो उसे रोते देखकर गुमसुम हो गया था। कब उसकी पकड़ नियति पर ढीली हो गई उसे एहसास तक नहीं हुआ। जब नियति उससे अलग होकर जाने लगी तब उसे रियलाइज हुआ और उसने जल्दी से नियति का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वो बिना पीछे मुड़े अपना हाथ छुड़ाने लगी, पर अब्रम ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचा तो वो उसके सीने से लगी। अब्रम ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया तो वही नियति उसकी बाहों के कैद से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी, पर अब्रम ने उसे नहीं छोड़ा। जब वो स्ट्रगल कर करके थक गई तो उसने अब्रम को कसकर पकड़ लिया और उसके सीने पर अपना सिर रखकर रोने लगी। अब्रम उसे अपनी बाहों में छुपाए खड़ा था। वो उसके सिर को सहलाते हुए खुद से ही मन में बोला, टर्टल तुम्हारी आंखों में ये आंसू मेरी वजह से हैं, पर एक दिन मैं तुम्हारी आंखों से आंसुओं को छीन लूंगा, फिर तुम कभी नहीं रोओगी। वही नियति उसके सीने से लगी सुबकते हुए मन में बोली, आप ऐसे क्यों हैं? जब हम आपके बारे में कुछ अच्छा सोचने लगते हैं तभी आप कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमें आपसे नफरत होने लगती है। हम आपको समझना चाहते हैं पर चाहकर भी हम आपको समझ नहीं पा रहे। ये कैसा व्यवहार है आपका? दर्द भी आप ही देते हैं और उस पर मरहम भी आप ही लगाते हैं। आंखों में आंसू आप ही देते हैं और उसे पोंछते भी आप ही हैं। नियति और अब्रम दोनों ही एक दूसरे की बाहों में मन ही मन खुद से बात कर रहे थे। अभी भी वे दोनों एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे जब अचानक से टाइगर वहां आ गया। दरअसल जब नियति का काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आई तो उसे बुलाने के लिए टाइगर खुद ही उसके रूम में आ गया, पर जैसे ही उसकी नज़र अब्रम पर गई तो उसके कदम वहीं रुक गए। वो जल्दी से वहां से जाने को हुआ पर तभी इस जल्दीबाजी में टाइगर के पैरों से लगकर फूलदान गिर गया, जिसकी आवाज़ सुनकर नियति और अब्रम दोनों ही अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आए और एक दूसरे से अलग हो गए। जब अब्रम ने देखा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा, टाइगर जा चुका था। वो हॉल में आकर सोफे पर ऐसे बैठा जैसे जंग के मैदान से जंग लड़कर आ रहा हो। उसे गहरी गहरी सांसें लेते देखकर जगुआ ने उसके पास आते हुए कहा, तुझे क्या हुआ? इतना हौफ क्यों रहा है? क्या तेरे पीछे कुत्ते पड़े थे? उद्धरण चिन्ह। उसे तिरछी नजरों से देखते हुए टाइगर ने कहा, काश कि मेरे पीछे कुत्ते ही पड़े हुए होते। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर उसने मन में कहा, अगर आज 20 ने मुझे देख लिया होता तो मैं तो जाता काम से। टाइगर को चुप देखकर जगुआ ने उससे फिर कुछ पूछा तो वो उसकी बात का जवाब देने लगा। तभी वहां नियति आ गई और उसने टाइगर से मुस्कुराते हुए कहा, भैया चले। टाइगर ने उसकी तरफ देखा तो वो खुश लग रही थी। उसके स्माइली फेस को देखकर उसने भी सिर हिला दिया। नियति का चेहरा स्माइल की वजह से बहुत ग्लो कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो थोड़ी देर पहले रोई थी। टाइगर उठकर उसके साथ चला गया। उनके जाने के कुछ देर बाद ही अब्रम भी ऑफिस के लिए रेडी होकर आया और जगुआ के साथ जाने लगा। तभी जगुआ ने उसके साथ चलते हुए कहा, बीस्ट, हमने लास्ट मंथ जो होटल बनाया था उसकी ओपनिंग सेरेमनी 2 दिन बाद है, क्या आप जाएंगे? अब्रम ने बिना उसकी तरफ देखे चलते हुए कहा, हम जाएंगे। तुम 2 दिन बाद की सारी मीटिंग रीशेड्यूल कर दो। उद्धरण चिन्ह। जगुआ ने ओके बीस्ट कहते हुए उसके लिए कार का डोर ओपन किया। जैसे ही अब्रम गाड़ी में बैठने के लिए झुका तभी उसके कानों में कुछ आवाज गई। अब्रम ने सामने देखा तो कुछ लोग उसकी तरफ ही आ रहे थे। अब्रम वापस से खड़ा हो गया और उन्हें अपनी कठोर नजरों से देखने लगा। जैसे ही वो लोग उसके सामने आकर खड़े हुए उनमें से एक आदमी ने आगे आकर कहा, मिस्टर चौहान, हमारे पास ऑर्डर है। हमें सूचना मिली है आपने अपने घर में ब्लैक मनी छुपाया हुआ है। आप टैक्स से बचने के लिए अपनी कंपनी की प्रॉफिट को सरकार से छुपाते हैं।
अपने सामने खड़े ऑफिसर की बात सुनकर अब्रम उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था। वही जगुआ ने ऑफिसर्स को देखते हुए खुद से कहा, अरे रेड मारनी है तो अतीश खन्ना के घर पर जाकर मारो ना, वहां से भर भर कर ब्लैक मनी मिलेगी। समझ नहीं आता ये लोग करप्ट लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों को परेशान करने क्यों चले आते हैं। अब्रम जो इतनी देर से उन ऑफिसर्स को देख रहा था, उसने उन्हें देखते हुए कहा, शिव आपको तलाशी लेनी है, ले सकते हैं। उसके ये बोलते ही वे सारे ऑफिसर्स तेजी से विला के अंदर गए और सब जगह इधर उधर फैल गए। उनके जाते ही अब्रम ने जगुआ को आंखों से ही कुछ इशारा किया तो उसने सिर हिला दिया। अब्रम हॉल में आकर आराम से सोफे पर बैठ गया। उसने अपने एक पैर के ऊपर अपना दूसरा पैर चढ़ाया हुआ था और उसके दोनों हाथ सोफे की पुष्ट पर फैले हुए थे। उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन बिखरा हुआ था, जैसे उसे किसी बात का कोई डर ही ना हो। वही वे सारे ऑफिसर्स को आधा घंटा हो गया था विला की तलाशी लेते हुए। उन्होंने विला के कोने कोने को देखा था पर उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी उनमें से एक ऑफिसर ने अपनी जेब से फोन निकाला और इधर उधर देखा। जब वो शो हो गया वहां कोई नहीं है तो उसने एक नंबर डायल कर फोन अपने कान पर रख लिया और कॉल रिसीव होते ही उसने कहा, सर आपने तो कहा था यहाँ हमें ब्लैक पैंथर मिलेगा, पर यहाँ तो हमें एक चूहा तक नहीं मिला, अब क्या करें हम। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से एक शख्स ने कहा, ये क्या बोल रहे हो तुम, हमें खबर मिली है वहाँ एक ब्लैक पैंथर है और तुम कह रहे हो वहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिला, ये कैसे हो सकता है। इस बात पर ऑफिसर ने कहा, सर मैं सच कह रहा हूँ, हमने कोना कोना देखा है घर का, न यहाँ ब्लैक मनी है न ब्लैक पैंथर, हमसे किसी ने झूठ कहा है, हमें फेक इन्फॉर्मेशन मिली है। तो ये सुनकर उस शख्स ने कहा, नहीं ऑफिसर इन्फॉर्मेशन फेक नहीं है, तुम उसे जानते नहीं, वो बीस्ट है बीस्ट, वो उड़ती चिड़िया के भी पंख गिन लेता है, उसकी चालाकियों से तुम अनजान हो। जरूर उसने ब्लैक पैंथर को कहीं छुपा दिया है, तुम अच्छे से तलाशी लो, ये हमारा पहला और आखिरी मौका है, अब हमें दोबारा कभी बीस्ट विला में घुसने का मौका नहीं मिलेगा। ऑफिसर ने बीच में ही पूछा, क्यों सर, हम वारंट के साथ क्यों नहीं रेड मार सकते दोबारा। दूसरी तरफ से उस शख्स ने कहा, तुम जानते भी हो इस रेड के लिए मुझे कितना ऊपर तक जाना पड़ा, सबने बहुत रिस्क पर इस रेड की परमिशन दी है और बीस्ट उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, वरना वो तुम लोगों को अपने विला में कभी घुसने ही नहीं देता। अब दोबारा बीस्ट विला पर रेड मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब मुझसे बात करने में टाइम वेस्ट मत करो और अपना काम करो, एक एक जगह को 10 बार चेक करो पर उस ब्लैक पैंथर को ढूंढो। ऑफिसर ने ओके कहा और कॉल कट करके वापस अपने काम में लग गया। वहीं दूसरी तरफ माया ने अपने फ्लैट पर पहुंचते ही वसुंधरा को कॉल किया और उसे सब बता दिया। उसकी बात सुनकर वसुंधरा ने गुस्से में कहा, जिसका डर था वही हुआ, आखिर उस लड़की का जादू अब्रम पर चल ही गया। माया अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें जो करना पड़े करो पर उस लड़की को अब्रम की जिंदगी से दूर कर दो। इस बात पर माया ने कहा, ओके मैम, ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। उसके होठों पर कुटिल मुस्कान थी। वसुंधरा से बात कर वो खुद से बोली, तैयार हो जाओ नियति, अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा तूफान आएगा कि वो तूफान तुम्हें बीस्ट की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। उद्धरण चिन्ह। नियति कॉलेज पहुंच गई थी। एंट्रेंस पर ही उसे सोना मिल गई थी। दोनों बातें करते हुए अंदर जा ही रही थी कि तभी अचानक से सुमित उनके सामने आ धमका। गुड मॉर्निंग गर्ल्स, सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, पर अचानक उनके सामने आ जाने से दोनों ही डर गई थी। नियति और सोना दोनों के अपना एक एक हाथ सीने पर रखा हुआ था। सोना सुमित को घूरते हुए बोली, यार तू किसी दिन हमें हार्ट अटैक देकर रहेगा। सुमित की मुस्कान और गहरी हो गई और उसने दोनों को देखते हुए कहा, डोंट वरी गर्ल्स, तुम्हारा हार्ट अटैक नहीं होगा। नियति ने उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बीच में ही पूछा, क्यों नहीं होगा। सुमित ने उसकी नाक पर अपनी एक उंगली से टेप करते हुए कहा, क्योंकि तुम लड़कियों का हाथ सीने में नहीं घुटनों में होता है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो हंसने लगा। नियति और सोना दोनों उसे घूर कर देख रही थी। ये देखकर सुमित ने जल्दी से अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए और उनसे बोला, अच्छा बाबा सॉरी, अब मुझे ऐसे मत देखो, मुझे तुम दोनों खूबसूरत चुड़ैलों से डर लगता है। ये सुनते ही सोना उसे मारने लगी। सुमित उससे बचने के लिए नियति के पीछे छुप गया। वो बार बार इधर उधर हो रहा था और उसने नियति को कंधे से पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से नियति भी उसके साथ इधर उधर हो रही थी। तभी वो फ्रस्ट्रेट होकर बोली, क्या कर रहे हो सुमित, छोड़ो हमें, हम गिर जाएंगे। सुमित बोला, अरे पहले मुझे इससे बचाओ, वरना आज ये मुझे मार ही डालेगी। उद्धरण चिन्ह। सोना उसके पीछे भागते हुए बोली, हाँ मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम कुछ ज्यादा परेशान नहीं करते हमें। सुमित उससे बचते हुए बोला, हाँ नहीं करता, अभी भी मैं तुम्हें काम की बात बताने आया था। उद्धरण चिन्ह। सोना उसके पीछे भागते भागते थक गई थी, इसलिए वो रुक गई और दोनों हाथ कमर पर रखकर हौंफने लगी। नियति सुमित की तरफ मुड़ी और उससे बोली, बताओ क्या बताने आए थे हमें। सुमित भी गहरी सांस लेकर बोला, नेक्स्ट वीक कॉलेज में एक फंक्शन है, क्या तुम दोनों उसमें पार्टिसिपेट करोगी। उसकी बात पर सोना जल्दी से बोली, क्या गाना गा सकते हैं।
इस पर सुमित ने हंसते हुए कहा, हाँ मेरी लता मंगेशकर तुम गा सकती हो। उसकी इस बात पर सोना ने उसके कंधे पर मारा तो वो एक्टिंग करने लगा। नियति को चुप देखकर सुमित ने उससे पूछा, क्या हुआ नियति, तुम क्या सोच रही हो, क्या तुम कुछ परफॉर्म नहीं करोगी? नियति ने उसे देखते हुए कहा, क्या हम डांस कर सकते हैं? सुमित स्माइल करते हुए बोला, ऑफकोर्स ये फंक्शन तुम्हारे लिए ही तो रखा गया है। इस बात पर नियति ने उसे मारा तो सुमित फिर से एक्टिंग करते हुए बोला, तुम दोनों का क्या लेडी हल्क हो, कितना जोर से मारती हो एक। फिर नियति की तरफ देख सुमित ने कहा, हाँ तुम डांस में पार्टिसिपेट कर सकती हो, सोलो नहीं, उसके लिए तुम्हें पार्टनर चाहिए होगा। उद्धरण चिन्ह। नियति सोचते हुए बोली, अब पार्टनर कहाँ से लाए हम? ये सुनकर सुमित ने जल्दी से कहा, अरे इतना क्यों सोच रही हो, मैं हूं तो तुम बस सॉन्ग बताओ प्रैक्टिस के लिए, या तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा या तुम मेरे घर जाना। गए। सुमित की बात जैसे ही नियति के कानों में पड़ी उसके होश उड़ डर से वो अपने उंगलियों को रब करने लगी और खुद से बोली, सुमित अगर घर आया तो सीधा ब्लैकी के पिंजरे में जाएगा। नहीं नहीं, हम उसकी मौत के जिम्मेदार नहीं बन सकते और हम भी उसके घर नहीं जा सकते। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर नियति ने सुमित से कहा, क्या प्रैक्टिस करने का कोई तरीका नहीं है? सुमित छत से बोला, है ना, हम कॉलेज में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पर नियति स्माइल करते हुए बोली, हाँ ये सही रहेगा। उद्धरण चिन्ह। वही उधर विला में करीब 2 घंटे और ढूंढते रहने के बाद भी ऑफिसर्स को कुछ नहीं मिला तो वो थक हार कर हॉल में बैठे अब्रम के सामने जाकर खड़े हो गए। अब्रम ने उन्हें देखते हुए पूछा, हाँ तो कितना ब्लैक मनी जब्त किया मेरे घर से? वे सब समझ रहे थे कि अब्रम उनका मजाक उड़ा रहा है। तभी उनमें से एक ने कहा, आई एम सॉरी सर। अब्रम जो उन्हें घूर रहा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उन सबको अभी के अभी कच्चा चबा जाएगा। उसने उन्हें घूरते हुए ही कठोर शब्दों में कहा, गेट आउट। तभी उस ऑफिसर्स ने फिर से कहा, सर अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा, हम जांच करेंगे। उद्धरण चिन्ह। तो अब्रम खड़ा होकर उसके सामने आकर बोला, दोबारा कभी तुम इस विला की तरफ देख भी नहीं पाओगे, अंदर आना तो दूर की बात है, आज शाम तक तुम सबके ट्रांसफर ऑर्डर तुम्हारे हाथ में होंगे। ये कहकर अब्रम अंदर चला गया। वही वे सभी ऑफिसर्स उसे हैरानी से जाते हुए देखते रह गए। वो लोग अब्रम के पीछे जाकर उससे माफी मांगने को हुए तो पाइथन उनके सामने आकर खड़ा हो गया। अब कोई फायदा नहीं, अब बीस्ट के कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तैयारी करो ये शहर छोड़ने की। बीस्ट तुम लोगों को ऐसी जगह भेजेंगे जहां जाने के बाद तुम्हें जिंदगी से ज्यादा मौत से प्यार हो जाएगा। अगर कोई बीस्ट से एक पल का सुकून छीनता है तो बीस्ट उनकी लाइफ से जिंदगी भर का सुकून छीन लेते हैं। पाइथन ने अपनी बात पूरी कर उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। वे सभी मुंह लटका कर बाहर चले गए। वहीं अब्रम ने अपने रूम में जाकर जैगुआ को कॉल किया तो कॉल रिसीव होते ही जैगुआ ने हेलो कहा। अब्रम ने पूछा, क्या ब्लेकी ठीक है? जैगुआ ने कहा, हाँ बीस्ट बस वो अभी तक बेहोश है। अब्रम ने कहा, ओके, होश में आने तक उसके साथ रहो, मैं पाइथन के साथ ऑफिस जा रहा हूँ, तुम आज घर पर ही रहो। जैगुआ ने ओके बीस्ट कहा तो दूसरी तरफ से कॉल कट हो गई। जैगुआ ब्लेकी के साथ ही बैठा था और उसका सिर सहला रहा था। ब्लेकी बेसुध सा पड़ा हुआ था। दरअसल अब्रम के कहने पर ही जैगुआ ने ब्लेकी को नींद का इंजेक्शन दे दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ब्लेकी की दहाड़ ऑफिसर्स को उस तक पहुंचा दे। जैगुआ ब्लेकी का सिर सहलाते हुए बोला, बीस्ट ने बोला है तेरे होश में आने तक मैं तेरे साथ रहूं, पर तू होश में आते ही अपना ब्रेकफास्ट समझकर मुझे ही खा जाएगा। मैं बीस्ट थोड़ी न हूं जो तू मुझे सूंघकर छोड़ देगा, इसलिए तू अंदर रह और मैं तेरे पिंजरे के बाहर रहता हूं। ये कहकर जैगुआ पिंजरे के बाहर आ गया और पिंजरे के सामने ही चेयर रखकर बैठ गया। वो मुस्कुराते हुए ब्लेकी को देख रहा था और थोड़ी देर पहले के इंसिडेंट को याद करने लगा। जैसे ही अब्रम ने उसे इशारा किया वो तुरंत ही ब्लेकी के कमरे में आया। जैसे ही ब्लेकी उसे देखकर दहाड़ने को हुआ जैगुआ ने उसे वहीं रखी गन से शूट कर दिया। गन से निकली गोली ने ब्लेकी को हार्म नहीं किया, बस उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद जैगुआ ने एक बटन प्रेस किया तो ब्लेकी का पिंजरा नीचे अंडरग्राउंड फ्लोर पर चला गया। वहां जाने की एक सीढ़ी भी बन गई थी। जैगुआ सीढ़ियों से नीचे गया और उसने एक बटन प्रेस कर दिया, फ्लोर वापस से पहले जैसा हो गया। ये सब याद कर जैगुआ तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, बीस्ट को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात ओम रावत को पता चली तो वो भड़क गया। उसने कॉल पर कहा, ये क्या बोल रहे हो तुम, कैसे वो जानवर नहीं मिला? मैंने अपने बेटे से पूछा है, उसे ब्लैक पैंथर से ही डराया गया था और मैंने सबूत भी देखा है। फिर तुम्हें कैसे वहां कुछ नहीं मिला? दूसरी तरफ से उसी शख्स ने कहा जिसने ऑफिसर्स को बीस्ट विला रेड के लिए भेजा था। मेरे आदमी पूरे 4 घंटे तक उसके विला की खाक छानते रहे पर उन्हें कुछ नहीं मिला। ओम रावत, हमने अपना पहला और आखिरी मौका खो दिया। अब हम कभी भी उसके विला में नहीं घुस सकते। अब वो मेरी पूरी टीम का ट्रांसफर भी करवा रहा है। तुम्हारी बात मानकर मैंने बीस्ट से दुश्मनी मोल ले ली, अब कहीं वो मेरे पीछे न पड़ जाए। उसकी डरी डरी आवाज सुनकर ओम रावत ने कहा, इतना क्यों डर रहे हो?
हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बात पर उस आदमी ने कहा, ये तुम्हारी गलतफहमी है ओम रावत। वो बीस्ट है, उसकी पहुंच तुमसे कहीं ज्यादा ऊपर तक है, वो कुछ भी कर सकता है। उससे उलझने से पहले एक बार अपने बेटे से सही से पूछ तो लेते, उसने बीस्ट का क्या बिगाड़ा था जो उसके साथ बीस्ट ने ये सब किया। उससे बात कर ओम रावत ने फोन रख दिया और सोचने लगा। उसने तिरछी नजरों से अपने बेटे को देखा जो हॉस्पिटल बेड पर अर्थ लेटा अपनी माँ के हाथ से फ्रूट खा रहा था। ओम रावत अपने बेटे के पास गया और उससे बोला, आकाश। आकाश ने गर्दन घुमाकर अपने डेड को देखा। यस डेड, ओम रावत ने पूछा, तू बीस्ट को कैसे जानता है? आकाश बोला, बीस्ट को तो सभी जानते हैं डेड। ओम रावत ने अपने बेटे की बेवकूफ भरी बात पर अपना सिर पीट लिया। ये देखकर आकाश एप्पल चबाते हुए बोला, व्हाट हैपन डेड, आप खुद को मार क्यों रहे हैं? ओम रावत ने उसे घूरते हुए कहा, तेरी बेवकूफ़ी पर मैं खुद को मार रहा हूँ। अब जल्दी से याद करके बता, तूने बीस्ट का क्या बिगाड़ा है? कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से बीस्ट ने तेरा किडनैप किया। याद कर आकाश, मुझे जानना है, आखिर बीस्ट ने क्यों तेरा किडनैप करवाया? आकाश इस बार भी एप्पल खाते हुए बेवकूफ़ी भरे अंदाज में बोला, डेड मैंने तो बीस्ट को मैगजीन और न्यूज़पेपर में देखा है, कभी पसंद नहीं मिला और नहीं मिलना चाहता हूँ। बहुत खतरनाक है वो। उसकी बात सुनकर ओम रावत का दिमाग खराब हो गया था। उसने आकाश से नजरें हटाकर अपनी पत्नी को देखा और उस पर गुस्सा करते हुए बोला, क्या खाकर पैदा किया है तुमने इसे? मैं सच बता रहा हूँ, एक दिन तुम्हारा ये बेटा हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। इस गधे को इतना भी याद नहीं कि इसने क्या गलत किया है। आकाश अपनी डेड की बात सुन रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक छोटा बच्चा बन गया है। तभी उसने अपने डेड की तरफ देख कहा, डेड आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मुझे जिन लोगों ने किडनैप किया था उन्होंने कहा है अब वो मुझे नहीं मारेंगे और अब मैं किसी की रैगिंग भी नहीं करूंगा। इस बात पर ओम रावत चौंका और उसने जल्दी से पूछा, क्या क्या कहा तूने? बीस्ट ने तुझे इसलिए किडनैप किया क्योंकि तूने रैगिंग की थी? उद्धरण चिन्ह। आकाश ने हाँ में सिर हिला दिया। ओम रावत ने सोचते हुए खुद से कहा, आकाश का कॉलेज में रैगिंग करने से बीस्ट का क्या ताल्लुक? फिर कुछ देर सोचने के बाद ओम रावत ने खुद से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं आकाश ने बीस्ट के किसी अपने के साथ रैगिंग की हो? हाँ यही हुआ होगा, शायद इसलिए बीस्ट ने आकाश को सिर्फ टॉर्चर करके छोड़ दिया, वरना बीस्ट तो सजा के तौर पर सीधा मौत देता है। वहीं दूसरी तरफ नियति कॉलेज से विला आ गई थी। उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। वो सुबह के बारे में सोच रही थी। उसके कान में अब्रम के कहे शब्द गूंज रहे थे, टर्टल अब रोना बंद करो, आज जब तुम कॉलेज से आओगी तो तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा। ये याद कर नियति की मुस्कान और गहरी हो गई। वो खुद में ही इतनी खोई हुई थी कि उसने आस्था की आवाज भी नहीं सुनी। आस्था उसे आवाज देती रह गई, पर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। नियति जब अपने रूम के पास आई तो डोर बंद देखकर खुद से बोली, हमारा रूम तो खुला रहता है, पर ये आज बंद क्यों है? क्या बागर बिल्ला आज ऑफिस से जल्दी घर आ गए हैं? ये सोचते हुए उसने डोर को धक्का देकर ओपन किया तो डोर खुल गया। अंदर का नजारा देखते ही नियति की आंखों में चमक आ गई। पूरा रूम सॉफ्ट और डिफरेंट टॉय से भरा हुआ था, साथ ही ढेर सारे बलून भी थे। ये सब देखकर नियति बहुत खुश हो गई थी। वो अंदर आए और अपनी तारों जैसी टिमटिमाती आंखों से सब देखने लगी। उसने छोटे छोटे टॉयज उठाए और उन्हें मुस्कुराते हुए देखने लगी। तभी उसे देखते हुए कुछ याद आया और नियति ने खुद से कहा, ये तो बच्चों के खेलने के लिए है। बागर बिल्ले ने ये हमें क्यों दिया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं वो हमसे बच्चा चाहते हैं? ये ख्याल आते ही नियति के होश उड़ गए थे। उसकी खूबसूरत आंखें शौक में चौड़ी हो गई थी। तभी उसे अपनी कमर पर कुछ फील हुआ और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। नियति ने खुद से कहा, ये तो बच्चों के खेलने के लिए है। बागर बिल्ले ने ये हमें क्यों दिया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं वो हमसे बच्चा चाहते हैं? ये ख्याल आते ही नियति के होश उड़ गए थे। उसकी खूबसूरत आंखें शौक में चौड़ी हो गई थी। तभी उसे अपनी कमर पर कुछ फील हुआ और उसकी धड़कनें तेज हो गई। नियति ने महसूस किया कि किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरा हुआ है। वो उस छुअन को भी पहचानती थी। उसे समझने में देर नहीं लगी कि अब्रम उसके पीछे ही खड़ा है। नियति की सांसें उसके गले में ही अटक गई और वो मन में ही बोली, हे भगवान ये क्या हो रहा है? क्या सच में बागर बिल्ले ने हमारे लिए ये सरप्राइज प्लान किया है? कितने दुष्ट है ये, हमसे उम्र में कितने बड़े हैं और हमारे लिए ऐसे ख्याल रखते हैं। अब तेरा क्या होगा नियति? अभी वो खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उसे अपने कंधे पर अब्रम का सिर महसूस हुआ। जैसे ही अब्रम की गर्म सांसें नियति के गर्दन पर पड़ी, अचानक से उसे हिचकी आ गई। तभी उसने फील किया कि अब्रम के हाथ उसकी कमर पर पहले से ज्यादा कस गए हैं। ये महसूस कर नियति मन में बोली, आज तो ये बागर बिल्ला फुल मूड में लग रहा है। आज ये तुझे नहीं छोड़ेगा नियति, तू तो गई आज। नियति ने अपनी आंखें और अपनी मुट्ठी दोनों को कसकर बंद कर लिया। उसका दिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट दौड़ रहा था। एक पल के लिए तो नियति को ऐसा लगा जैसे उसे हार्ट अटैक आ जाएगा।
अभ्रम ने अपना चेहरा नियति के बालों में छुपा लिया और उसके बालों की फ्रेग्रेंस लेते हुए उसने कहा, कुछ तो है तुझमें ऐसा जो मुझे बार बार तेरे करीब लाता है। कुछ तो है इन घनी जुल्फों में जो मुझे सुकून दे जाती है। तेरी खूबसूरती मुझे इफेक्ट नहीं करती, पर तेरी मौजूदगी मुझे खुशी से भर देती है। तू चाहत नहीं है मेरी, पर मेरा सुकून बनकर मेरे रग रग में बसती है। उद्धरण चिन्ह। वहीं अभ्रम की बात सुनकर नियति की धड़कनें और तेज हो गईं। जाने के ऊपर ये सब अभ्रम के मुंह से सुनकर उसे अच्छा लग रहा था। आंखें बंद किए हुए ही मुस्कुराहट की एक लंबी लकीर नियति के होठों पर खींच गई थी। अभ्रम ने उसे अपनी तरफ पलटा और उसके चेहरे को अपने हाथ में थामकर उसके माथे को चूम लिया। फिर उसने नियति को देखते हुए कहा, टर्टल आंखें खोलो अपनी। उद्धरण चिन्ह। नियति ने धीरे धीरे अपनी घनी पलकों को उठाया और उसकी कजरारी आंखें अभ्रम की आंखों से जा मिली, जिनमें आज शरारत भरी थी। वो ज्यादा देर तक अभ्रम की काली आंखों में देख नहीं पाए और शर्म से उसकी पलकें वापस से झुक गई। ये देखकर अभ्रम धीरे से मुस्कुराया और उसने नियति की आंखों को चूम लिया। वो उसके ऊपर झुकते हुए उसके होठों को छूने को हुआ कि तभी फोन की रिंग ने दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। फोन की रिंग सुनकर जब नियति ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने से अभ्रम गायब था। उसे अपने सामने न देखकर नियति हैरान रह गई। नियति ने अपने सिर पर मारा और खुद से बोली, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम बार बार क्यों खुली आंखों से सपना देखने लगती हो? कहीं तुम बीमार तो नहीं पड़ गई? पूरी रात बागर बिल्ले के साथ रहती हो और सपने भी उसी के देखती हो। नियति तुम पागल हो गई हो, तुम्हें अपना ट्रीटमेंट करवाना होगा। नियति खुद से ही बात करने में खोई हुई थी, पर तभी एक बार फिर उसके और उसके सोच के बीच फोन की रिंग ने इंटरफेयर किया। नियति ने जल्दी से अपने बैग से फोन निकाला और स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं नाम को देखकर चौंक गई। बागर बिल्ला हमें क्यों फोन कर रहे हैं? क्या मुसीबत है? ये तो हमसे च्युइंगम की तरह चिपके हुए हैं, घर में, कॉलेज में, सपनों में और अब फोन में भी। पर इन सब में एक बात अच्छी हुई, बागर बिल्ले ने हमसे वो सब नहीं कहा। वो तो हमारा सपना था, फिर उन्होंने हमें फोन क्यों किया होगा? कॉल रिसीव करके उनसे ही पूछ लेते हैं। ये बोलकर नियति ने कॉल पिक करते हुए हेलो कहा। दूसरी तरफ से अभ्रम ही कहा, टर्टल तुम क्यों मेरे पेशेंस का बार बार टेस्ट लेती रहती हो? उद्धरण चिन्ह। नियति हकलाते हुए बीच में ही बोली, हाँ हम क्यों ऐसा करेंगे? अभ्रम ने कहा, अब मुझे बताओ तुम्हें सरप्राइज कैसा लगा? नियति ने एक नज़र कमरे को देखते हुए कहा, अच्छा है, पर हमें आपसे कहना था कि हम छोटे बच्चे थोड़ी ना हैं जो आपने हमें खिलौने गिफ्ट किए हैं। इस पर अभ्रम ने कहा, तुम छोटी बच्ची ही हो, यू आर जस्ट 18 years old। जब दूसरी तरफ से कुछ देर तक आवाज नहीं आई तो अभ्रम ने कहा, टर्टल आर यू क्राइंग? देखो तुम रोओगी नहीं, वरना मैं अभी आकर तुम्हें सजा दूंगा। ये सुन नियति जल्दी से बोली, हम रो नहीं रहे हैं, हम खुश हैं, बस हमें समझ नहीं आ रहा कि अपनी खुशी कैसे जाहिर करें। उद्धरण चिन्ह। नियति की बात सुनकर अभ्रम को कुछ खुराफात सूझी और उसने अपनी एक आईब्रो उठाकर कहा, अच्छा तो तुम्हें अपनी खुशी जाहिर करनी है? नियति धीरे से बोली, हाँ। नियति ने किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाकर कहा तो अभ्रम उसकी बात सुनकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया और उसने धीरे से स्माइल करते हुए कहा, इट्स वेरी सिंपल टर्टल, किस मी। ये सुनते ही नियति की आंखें बड़ी हो गईं। उसका मुंह हैरानी से खुला हुआ था। उसका दिल जो कुछ मिनट पहले ही नॉर्मल हुआ था वो एक बार फिर मैराथन दौड़ने लगा था। बड़ी मुश्किल से नियति ने खुद को शांत रखते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अभ्रम ने कहा, अगर तुम खुश हो तो मुझे किस करो, और अब तुम ना नहीं कह सकती। तुमने अभी अभी कहा है तुम खुश हो तो अब तुम पीछे नहीं हट सकती। चलो अब मुझे किस करें। नियति धड़ाम से बेड पर बैठ गई। वो अपने दूसरे हाथ की फिंगर्स को बार बार अपनी मुट्ठी में ही रब कर रही थी और तभी उसने घबराते हुए कॉल पर अभ्रम से कहा, क्या ये करना पड़ेगा? दूसरी तरफ से अभ्रम ने कहा, इसके सिवा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है टर्टल। नियति जानती थी अगर उसने अभ्रम को मना किया तो वो वापस आने के बाद उसे सजा देगा। यही सोचकर उसने ओके कह दिया और अपनी आंखें बंद कर फोन पर उसे किस दी। दूसरी तरफ अभ्रम की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसने आंखें बंद कर नियति को फील किया पर तभी नियति की चहकती आवाज उसके कानों में पड़ी और वो आंखें खोलकर उसकी बात सुनने लगा। नियति ने कहा, हमने किस आपके गाल पर दी है ना कि होठों पर, तो आप कुछ भी उल्टा पुल्टा मत सोचिएगा। ये कहकर उसने बिना अभ्रम की बात सुने कॉल कट कर दिया। उधर अभ्रम ने अपने कान पर से फोन हटाकर उसकी स्क्रीन को देखते हुए मुस्कुरा दिया। अभ्रम की ये स्माइल कुछ अलग थी, न गुस्सा ना एरोगेंस, सिर्फ प्यार और फीलिंग्स की झलक ही दिख रही थी। वहीं उधर नियति सारे टॉयज से खेलने लगी। वो बैलून को भी इधर उधर उड़ा रही थी। कभी वो बेड पर चढ़ती तो कभी सोफे पर कूदने लगती। वो पूरे रूम में घूम घूम कर नाच रही थी। उसे देखकर कोई बोल ही नहीं सकता था कि वो 19 साल की है। वो एक छोटी बच्ची बन गई थी। नियति एक प्यारे से सॉफ्ट टॉय को अपनी बाहों में भरे उसके साथ नाच रही थी। बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, टेल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, चलूं सीधी की उल्टी चलूं।
आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। जब नियति डांस करके थक गई तो वो टेडी बियर को पकड़े हुए ही बेड पर गिर गई। वो गहरी गहरी सांस ले रही थी, साथ ही उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। तभी उसने अपनी बाहें फैला दी तो उसका राइट हैंड बेड पर पड़े किसी चीज से टकरा गया। नियति ने तिरछी नजरों से देखा तो वो एक गिफ्ट बॉक्स था। वो उठकर बैठ गई और बॉक्स को लेते हुए बोली, इसमें क्या है? ये कहते हुए वो बॉक्स को खोलने लगी। जब उसने पूरा बॉक्स खोला तो उसमें एक बहुत खूबसूरत साड़ी थी। जब से नियति ने कॉलेज जाना शुरू किया था उसने साड़ी पहनना ही छोड़ दिया था। अभी जैसे ही उसकी नज़र साड़ी पर गई वो और खुश हो गई। बड़ी सी मुस्कुराहट अपने होठों पर सजाए वो साड़ी को बॉक्स से निकाल कर देखने लगी। वो नेट की साड़ी थी। उसका रंग डार्क क्रीम था जो उसके गोरे बदन पर और खूबसूरत लगता। साड़ी देखकर नियति के होठों से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। नियति उठी और मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने साड़ी अपने ऊपर लगाए और स्माइल करते हुए उसने कहा, बागर बिल्ले की पसंद इतनी बुरी भी नहीं है। फिर अगले ही पल खुद को डांटते हुए उसने कहा, अरे बुरी होगी भी कैसे, उनकी पसंद हम है और हम तो कितने अच्छे दिखते हैं। ये कहते हुए उसकी स्माइल और गहरी हो गई। फिर उसने साड़ी वापस से बॉक्स में रख दी और सोचते हुए खुद से बोली, बागर बिल्ले ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, पर हम करें क्या? ये सोचते हुए वो बेड पर बैठ गई। फिर कुछ देर सोचकर वो जल्दी से बोली, हाँ हम आज उनके लिए खाना अपने हाथों से बनाएंगे। नियति किचन में आ गई। आस्था रात के खाने की तैयारी कर रही थी। ये देखकर नियति ने आस्था को कंधे से पकड़ के कहा, माँ आज आप रेस्ट करिए, खाना हम खुद बनाएंगे। आस्था ने उसे सवालिया नजरों से देखा जैसे पूछ रही हूँ, क्यों, आज क्या खास बात है कि खाना तुम बनाओगी? नियति सीधे सीधे नहीं बोलना चाहती थी, इसलिए उसने आस्था से नजरें चुरा कर घुमा फिरा कर कहा, माँ हम आज जल्दी आ गए हैं और बैठे बैठे बोर भी हो रहे हैं, इसलिए हमने सोचा खाली बैठने से अच्छा है हम खाना बना ले, आपको भी आज थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। आस्था उसकी मनोदशा समझ रही थी पर उसने भी खुलकर नहीं कहा। नियति के गाल पहले ही शर्म से लाल थे। वो कुछ कहती तो नियति और लाल हो जाती, इसलिए आस्था ने कुछ नहीं कहा। उसे तो ये सब देखकर अच्छा लग रहा था। आज पहली बार नियति अपने मन से अभ्रम के लिए खाना बना रही थी। नियति ने सारा खाना कुछ ही घंटों में तैयार कर दिया। जब वो खाना बनाकर फ्री हुई तो रात के 8 बज रहे थे। उसने एक नज़र खुद की हालत को देखा तो उसे अपने कपड़े गंदे लग रहे थे। ये देखकर नियति ने कहा, जब तक बागर बिल्ला आता है हम अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। वो अपने रूम में आए और कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। वो थोड़ी देर बाद मिरर के सामने खड़ी थी। उसने एक बादामी रंग का चूड़ीदार सूट पहना था। फिर उसने अपने बाल संवारे और आंखों में काजल लगाकर माथे पर मैचिंग की बिंदी लगाए और फिर वो खुद को मिरर में देखते हुए बोली, नियति अब लग रही हो तुम अच्छी। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो मुस्कुराए और डाइनिंग टेबल के पास आकर चेयर खींचकर बैठ गई। उसकी नजरें एंट्रेंस की तरफ थीं। वो अभ्रम के आने का इंतजार करने लगी। वहीं जैगुआ ने टाइगर को जो कुछ भी उसके जाने के बाद हुआ था वो सब बता दिया। उसकी बात सुनकर टाइगर ने गुस्से में कहा, इनकी हिम्मत भी कैसे हुई विला पर रेड मारने की? क्या बीस्ट ने कुछ किया? जैगुआ ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो चुप है, इसका सीधा मतलब है वो जल्दी ही पलटवार करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर टाइगर ने कहा, पर ये कौन कर सकता है? जैगुआ बोला, ये तो कोई भी कर सकता है, बीस्ट के दुश्मनों की संख्या कम थोड़ी न है। उद्धरण चिन्ह। वे दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी ब्लैकी जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर टाइगर और जैगुआ ने ब्लैकी की तरफ देखा। उसे होश में देखकर दोनों ही मुस्कुरा दिए और जैगुआ ने कहा, तो फाइनली तू नींद से जाग गया। बेटा तुझे बचाने के लिए ही तुझे नींद में सुलाया था। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए जैगुआ को कुछ याद आया, वही टाइगर भी सोच रहा था और तभी दोनों ने एक साथ एक दूसरे को देखते हुए कहा, इसका मतलब वो रेड ब्लैक मनी के लिए नहीं बल्कि ब्लैकी के लिए थी। वो लोग ब्लैकी के लिए आए थे, उन्हें ब्लैकी के बारे में पता चल गया है। टाइगर ने सोचते हुए कहा, हमें ये बात बीस्ट को बतानी होगी। जैगुआ ने घड़ी देखते हुए कहा, बीस्ट के आने का टाइम तो हो गया है, पर वो अभी तक आए क्यों नहीं? वही डाइनिंग हॉल में नियति भी अभ्रम का इंतजार करते हुए बोली, ये बागर बिल्ले भी न आज इतनी देर क्यों लगा रहे हैं आने में? अब तक तो आ जाते थे, पर आज अभी तक आए क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने मुंह बना लिया। वही डाइनिंग हॉल में नियति भी अभ्रम का इंतजार करते हुए बोली, ये बागर बिल्ला भी न आज इतनी देर क्यों लगा रहे हैं आने में? अब तक तो आ जाते थे, पर आज अभी तक क्यों नहीं आए? हमारे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, भूख से हमारी जान जा रही है और बागर बिल्ले को जाने किसकी पड़ी है। ये कहते हुए उसने मुंह बना लिया। फिर खुद को डांटते हुए आगे बोली, क्या जरूरत थी तुम्हें नियति उनके लिए खाना बनाने की और उनका इंतजार करने की? अब देखो कैसे भाव खा रहे हैं। तुम यहाँ इंतजार कर रही हो और वो पता नहीं कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो तुम उनका इंतजार करते करते भूख से मर जाओ और वो बागर बिल्ला बाहर से अपना पेट भर कर आए। उद्धरण चिन्ह।
फिर ऊपर देखकर भगवान से शिकायत करते हुए नियति ने आगे कहा, हे भगवान जी, ये कैसे पति दिया है आपने हमें? हमने तो पूरे 16 सोमवार के व्रत रखे थे। अम्मा तो कहती थी 16 सोमवार का व्रत रखने से पति अच्छा मिलता है, आप जैसा मिलता है, पर हमें तो आपने बागर बिल्ला दे दिया। एक जानवर को हमारा पति बना दिया, जिससे हम ही नहीं सभी डरते हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसे जैसे अब्रम को आने में देर हो रही थी, वैसे वैसे नियति का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। उसने मुंह बना लिया और टेबल पर दोनों हाथ रख दिए। फिर उसके ऊपर अपना चेहरा रखकर वो एंट्रेंस की दिशा में देखने लगी। उसकी आंखों में न केवल अब्रम का इंतजार था, बल्कि उसकी आंखें अब्रम को देखने के लिए तरस भी गई थी। जाने कब वो अब्रम का इंतजार करते करते सो गई, उसे भी पता नहीं चला। रात के करीब 11:30 बज रहे थे जब अब्रम ऑफिस से घर आया। वो अपने कान में लगे ब्लूटूथ से कॉल पर कनेक्ट किसी से बात कर रहा था। अब्रम बात करते हुए ही हॉल में आया और जैसे ही वो अपने रूम की तरफ जाने लगा कि तभी उसके कदम नियति की हल्की सी झलक देखकर रुक गए। उसने गर्दन घुमाकर डाइनिंग टेबल की तरफ देखा तो डाइनिंग टेबल पर नियति को सोता हुआ पाया। उसे डाइनिंग टेबल पर सोते देखकर अब्रम ने सिर हिलाकर खुद से कहा, टर्टल, तुम्हें सोने के लिए कोई और जगह नहीं मिली क्या? इतने बड़े रूम को छोड़कर तुम डाइनिंग टेबल पर क्यों सो रही हो? वो खुद से बात करते हुए नियति के पास आया। करीब से नियति का मासूम चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। कुछ पल के लिए अब्रम उसके मासूम चेहरे को देखने में ही खो गया। नियति के बालों की एक लट उसके गालों पर अटखेलियां कर रही थी। ये देखकर अब्रम ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर नियति के गालों पर झूल रही उसकी बालों की लट को उसके कान के पीछे कर दिया। फिर अब्रम ने उसे बड़े प्यार से अपनी बाहों में उठा लिया। नींद से भी बेसुध उसका बेजान चेहरा अब्रम के सीने पर लटक गया। अब्रम तिरछा मुस्कुराया और नियति को लेकर अपने रूम में चला। उसने जैसे ही नियति को बेड पर लिटाया तभी उसकी नींद टूट गई और नियति चौंकते हुए उठी। अब्रम उसके ऊपर झुका हुआ था और उसका चेहरा नियति के चेहरे के बहुत पास था। उसे अपने इतने पास देखकर कुछ सेकंड के लिए नियति डर गई। उसके चेहरे पर डर देखकर अब्रम ने तुरंत कहा, मैं हूं टर्टल, डोंट बी पैनिक, तुम बाहर डाइनिंग टेबल पर सो रही थी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। ये बोलकर वो उससे दूर हुआ और सीधा खड़ा होकर उसे देखते हुए बोला, अच्छा ये बताओ तुम बाहर क्यों सो रही थी? अभी तक नियति समझने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे ही उसने ये सुना उससे तेज गुस्सा आया और वो अब्रम पर भड़कते हुए बोली, कहाँ थे आप अब तक? इतनी देर कौन लगाता है आने में? आपको पता भी है हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। बोलते हुए उसकी नज़र घड़ी पर गई तो टाइम देखकर नियति को और गुस्सा आ गया। वो दोनों हाथ अपने कमर पर रखकर अपनी गोल गोल आंखों से अब्रम को घूरते हुए बोली, रोज तो आप 8 बजे आ जाते हैं और आज जब हम आपका इंतजार कर रहे हैं तो आप 12 बजे आ रहे हैं। अब्रम को नियति का ये रूप देखकर शौक लगा था। वो चौंक कर उसे देख रहा था। आज पहली बार उसने नियति को इतना गुस्सा करते देखा था। वो जिस तरह हक से उससे बात कर रही थी, जाने क्यों नियति का उसे इस तरह बात करना उसके दिल को अच्छा लग रहा था। इसलिए नियति के इतना बोलने के बाद भी वो खामोशी से उसे सुनता रहा। उसकी आंखें नियति के खूबसूरत चेहरे पर घूम रही थी। वो कभी उसके बोलते होठों को देखता तो कभी उसकी घूरती आंखों को देखता। गुस्से में लाल पड़ चुका नियति का चेहरा उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। वही नियति अब्रम के सभी एक्सप्रेशन को इग्नोर कर उससे बातों से ही लड़े जा रही थी। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं आप? हमें जानना है आप अभी तक कहाँ थे। आपको पता है हमने कितनी मेहनत। इसके आगे के शब्द नियति के मुंह में ही रह गए, क्योंकि अब्रम ने उसके बड़बड़ाते होठों पर अपनी उंगली रखकर उन्हें शांत कर दिया। नियति अपनी आंखें बड़ी कर हैरानी से उसकी आंखों में देखने लगी। वही अब्रम ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बहुत बोलने लगी हो टर्टल, क्या मैं तुम्हारे होठों को फेविकोल से चिपका दूं? ये सुनते ही नियति की आंखें बड़ी हो गई और वो जल्दी से 2 कदम पीछे हटकर बोली, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्यों? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तुम जानते हो ना मुझे, मैं कौन हूँ? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस बात पर नियति मन में बोली, बात तो सही कह रहे हैं बागर बिल्ले, वो कुछ भी कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी नियति पीछे हटते हुए बेड से टकराकर गिरने को हुई तो अब्रम ने उसका एक हाथ पकड़ लिया। वो उसके हाथ के सहारे लटकी हवा में झूल रही थी। नियति के चेहरे पर डर दिखने लगा था। वही अब्रम ने उसके डर का फायदा उठाकर कहा, तो बताओ टर्टल, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी और मेरे देर से आने पर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? नियति जैसे कुछ बोलने को हुई कि तभी अब्रम ने उसे रोकते हुए कहा, झूठ नहीं, मुझे सिर्फ सच सुनना है। झूठ बोला तो सजा मिलेगी। नियति ने सिर हिलाया और अपनी बात कहना शुरू किया, वो आपने हमें सरप्राइज दिया तो हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए हमने आपके लिए खाना बनाया, पर आप नहीं आए और गुस्सा हमें इसलिए आया क्योंकि हमें बहुत तेज भूख लगी थी और हम आपके आने का इंतजार कर रहे थे। हमारे पेट के चूहे भूख से तड़प तड़प के मर चुके हैं और उनकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आप। अब्रम को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात सुनकर कैसे रिएक्ट करे, पर वो खुद को हंसने से रोक भी नहीं पा रहा था।
इसीलिए ना चाहते हुए भी उसके होठों पर मुस्कुराहट की एक छोटी सी लकीर खींच गई। उसे मुस्कुराते देखकर नियति को और गुस्सा आने लगा, और एक बार फिर वो अपनी आंखों को बड़ा करके उसे घूरते हुए बोली, आप हंस रहे हैं? आप क्यों हंस रहे हैं? हमें गुस्सा आ रहा है, प्लीज मत हंसिए, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। जैसे जैसे वो बोल रही थी, अब्रम की मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। गुस्से में आकर नियति ने उससे मुंह फेर लिया तो ये देखकर अब्रम ने उसे ऊपर खींचा। वो पल भर में अब्रम की बाहों में समा गई। नियति के छोटे छोटे हाथ अब्रम के चौड़े कंधे पर आकर स्टेबल हो गए। वहीं अब्रम ने उसे कमर से पकड़ लिया। नियति उससे दूर होने लगी तो अब्रम ने उसे अपने और करीब कर लिया और धीरे से उसके कान के पास कहा, मैं 10 मिनट में चेंज करके आता हूँ। खाना लेकर आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही नियति मंद ही मंद मुस्कुराने लगी। उसे तो लग रहा था इतनी देर से आने पर अब्रम खाना खाने से मना ही कर देगा। वहीं अब्रम ने अपनी बात पूरी कर उसके कान को अपने होठों से छू लिया तो एकाएक उसकी छुअन को महसूस कर नियति के रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल मैराथन दौड़ने लगा। अगर हमने जैसे ही उस पर अपनी पकड़ ढीली की, नियति रेत की तरह फिसलकर उसकी बाहों से आज़ाद हो गई। वो अब्रम को देखते हुए पीछे हट रही थी, वही अब्रम उस पर अपनी भरपूर निगाहें डाले उसे नीचे से ऊपर तक देख रहा था। बादामी रंग नियति पर बहुत जच रहा था, वो उस रंग में बला की खूबसूरत लग रही थी। नियति के अंदर वो कशिश थी, वो जादू था जो अब्रम को भी उसकी ओर देखने पर मजबूर कर देता था। न केवल उसे देखने के लिए मजबूर कर देता था, बल्कि वो ना चाहते हुए भी नियति के करीब आ जाता था। जैसे ही नियति उसकी नज़रों के सामने से दूर हुई, वो क्लोजेट रूम की तरफ चला गया। जब 10 मिनट बाद वो चेंज करके रूम में आया तो देखा नियति टेबल पर खाना लगा रही थी। उसने अपने गले में से टॉवल निकालकर काउच पर फेंक दिया और नियति को देखते हुए उसके पास चला गया। उसे देखकर अब्रम को शरारत सूझी और उसने नियति को परेशान करते हुए अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। जब नियति ने अब्रम को लैपटॉप पर काम करते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बेमन से अब्रम की प्लेट लगाए और उठकर जाने लगी, तभी अब्रम ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और बिना नियति की तरफ देख उसने लैपटॉप में नजरें बनाए हुए ही कहा, कहाँ जा रहे हो? मुझे खाना कौन खिलाएगा? मुझे खाना खिलाओ टर्टल। उसकी बात सुनते ही नियति चौंक गई। वो उसे गुस्से से देखते हुए मन में बोली, आज क्या ये पागल हो गए हैं जो बार बार ऐसे काम कर रहे हैं? हमें पहले से ही इतना गुस्सा आ रहा है, फिर ये बार बार हमें और गुस्सा क्यों दिला रहे हैं? नियति की सोच का अब्रम को अंदाजा था। वो जानता था कि नियति उसे मन ही मन सुना रही, पर उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो आज नियति को परेशान करने में मजा आ रहा था। लगी नियति ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठकर उसे खाना खिलाने। अब्रम ने लैपटॉप से नजर हटाकर उसे तिरछी नजरों से देखा तो वो अभी भी गुस्से में थी। उसे गुस्से में देखकर अब्रम खुद से बोला, तुम्हें रुलाना जानता हूँ तो हंसना भी आता है मुझे। तुम्हारे हर एहसास को मैं खुद से इस कदर जोड़ दूंगा कि तुम चाहकर भी मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोच भी नहीं पाओगी। जिस तरह तुम मेरी आदत बन चुकी हो, उसी तरह तुम्हें मेरी आदत हो जाएगी। अगर एक बार किसी को किसी की लत लग जाए तो वो छुटाए नहीं छूटती, जैसे मुझे तुम्हारी लत लग गई है। अब्रम खाते हुए नियति को देखते हुए खुद से बात कर रहा था। वहीं नियति का गुस्सा अब उसकी कंट्रोल से बाहर जा रहा था। उसने नाराजगी भरी नजर अब्रम पर डाली और मन ही मन खुद से बोली, अच्छा होता अगर हम इस खाने में मिर्ची तेज कर देते। बागर बिल्ले को शर्म भी नहीं आ रही, कैसे अकेले अकेले खा रहे हैं, जबकि हमने कह दिया था भूख हमें भी लगी है। पर इन्हें हमारी चिंता कहाँ, इन्हें तो बस अपनी चिंता है। भगवान ने भी हमारे साथ ये कैसे अन्याय किया है, एक जालिम इंसान को हमारा पति बना दिया है। नियति अभी अपने मन में उसे कोस ही रही थी कि इतने में ही अब्रम ने उसे रोकते हुए कहा, स्टॉप टर्टल, मेरा हो गया, अब तुम खा लो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर भी नियति ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप प्लेट लेकर जाने लगी। ये देखकर अब्रम ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया तो वो उसकी गोद में जा गिरी। वो उठने लगी पर तभी अब्रम ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, टर्टल तुम्हें क्या मेरी बात सुनाई नहीं देती? नियति उसे घूरते हुए नाराजगी से बोली, आपकी बातें हमें सुनाई देती है, पर अब हमारी भूख मिट चुकी है, छोड़िए हमें, अब हमें नहीं खाना। अब्रम समझ रहा था कि वो ये सब गुस्से में कह रही है, इसलिए उसने नियति की बातों को इग्नोर कर उसे अपनी गोद में एक छोटे बच्चे की तरह बिठा लिया और खुद ही अपने हाथ से उसे खिलाने लगा। ये देखकर नियति ने मुंह फेर लिया। नियति उसे घूरते हुए नाराजगी से बोली, आपकी बातें हमें सुनाई देती है, पर अब हमारी भूख मिट चुकी है, छोड़िए हमें, अब हमें नहीं खाना। उद्धरण चिन्ह। अब्रम समझ रहा था कि वो ये सब गुस्से में कह रही है, इसलिए उसने नियति की बातों को इग्नोर कर उसे अपनी गोद में एक छोटे बच्चे की तरह बिठा लिया और खुद ही अपने हाथ से उसे खिलाने लगा। ये देखकर नियति ने मुंह फेर लिया। उसे मुंह फेरते देखकर अब्रम ने अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे देखा, पर नियति पर उसके इस तरह देखने का कोई असर नहीं हुआ। वो अभी भी उससे मुंह फेरे बैठी थी।
तभी अब्रम ने उसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़कर उसके चेहरे को अपने सामने किया और उसके मुंह में जबरदस्ती खाना डालते हुए कहा, तुमने क्या सोचा टर्टल, तुम मुझसे जीत जाओगी? कभी नहीं, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती। अंडरस्टूड। नियति उसे गुस्से में घूरते हुए खाना चबा रही थी। जैसे ही उसके मुंह का खाना फिनिश हुआ और वो कुछ बोलने को हुई, तभी अब्रम ने उसके मुंह में फिर से खाना भरते हुए कहा, खाते टाइम बात नहीं करते, पहले खाना खाओ, जो भी कहना है खाने के बाद कहना। अब्रम नियति के साथ सेम स्टेप को फॉलो कर रहा था। जैसे ही नियति कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती, अब्रम उसके मुंह में खाना भर देता, जिससे नियति के मुंह की बात उसके मुंह में ही रह जाती और उसका मुंह खाना से भर जाता। कुछ देर तक तो नियति उसे घूरते हुए चुपचाप खाती रही, पर जब उसका पेट भर गया इसके बाद भी अब्रम उसे लगातार खिलाता रहा तो नियति ने जल्दी से अपने मुंह को दोनों हाथों से ढक लिया और नामे सिर हिलाते हुए उसे और खिलाने से मना करने लगी। उसे सिर हिलाते देखकर अब्रम ने कहा, टर्टल ये क्या कर रही हो, अपने मुंह पर से हाथ हटाओ। नियति ने जल्दी जल्दी अपने मुंह का खाना फिनिश किया और गहरी सांस लेकर बोली, बस अब हम और नहीं खा सकते, हमारा पेट भर गया है। उसकी बात सुनकर अब्रम ने प्लेट की तरफ देखा, प्लेट में अभी भी काफी सारा खाना बचा हुआ था। ये देखकर अब्रम ने उससे कहा, तुमने खाना खाया ही कहा है, अभी तो बहुत सारा खाना बचा हुआ है, चलो जल्दी से अपना मुंह खोलो। नियति जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं प्लीज, हम और नहीं खा सकते, अगर अब हमने थोड़ा सा भी खाया तो हमारा पेट फट जाएगा, हम मर जाएंगे। सोचिए जरा, अगर हम मर गए तो आपको सुलाएगा कौन? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनने के बाद अब्रम का मन कर रहा था कि वो अपना सिर दीवार में मार ले। आखिर ये लड़की और कितनी बार उसे सोने का ताना देती रहेगी। उसने घूरकर नियति को देखा और उससे कहा, ऐसे बहाने लाती कहाँ से हो तुम? मैं जब भी कुछ कहता हूँ तुम्हारे पास कोई ना कोई बहाना रेडी रहता है। नियति सिर झुकाते हुए उससे नजरें चुरा कर बोली, हम बहाने थोड़ी ना बनाते हैं, हम तो सच कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, अच्छा सच की देवी, अब ये प्लेट उठाए और से किचन में रख कर आए। उद्धरण चिन्ह। नियति ने उसके हाथ से प्लेट ली और उसकी गोद में ही बैठे बैठे टेबल से पानी का गिलास उठाकर पीने लगी। अब्रम उसे बहुत ध्यान से देख रहा था, जाने क्यों वो नियति को पानी पीते देखकर दिलकशी से मुस्कुरा दिया। नियति ने पानी पीकर गिलास टेबल पर रखा और उठने लगी, पर तभी अब्रम ने उसकी कमर को कसकर पकड़ते हुए उसे वापस से अपनी गोद में बिठा लिया। ये होते ही नियति ने उसे सवालिया नजरों से देखा। वही अब्रम की नजरें उसके होठों के पास ठहरे पानी की बूंद पर थी। नियति उसके इरादों से अनजान उसे अभी भी असमंजस में देख रही थी। तभी अब्रम ने आगे कर पानी की उस बूंद को अपने होठों से छू लिया। अचानक से अब्रम का उसके इतने नजदीक आ जाना नियति को हैरान कर गया था। उसका दिल इतनी स्पीड से धड़क रहा था मानो उसके सीने से बाहर निकलकर ही मानेगा। नियति एक मूरत की तरह उसकी बाहों में बैठी हुई थी। वही अब्रम ने पानी की बूंद को अपने होठों में कैद कर उसे दूर हुआ और उसकी हैरान नजरों को देखते हुए उसने कहा, मुझे ऐसे मत देखो वरना बहुत कुछ हो सकता है। ये सुनते ही नियति अपने होश में आए और जल्दी से उसकी गोद से उठकर खड़ी हो गई। उसने हड़बड़ाते हुए प्लेट उठाए और उसे एक नज़र देखकर तेजी से बाहर चली गई। वही उसे जाते देखकर अब्रम धीरे से मुस्कुरा दिया। फिर वो भी उठकर स्टडी रूम में चला गया। टाइगर और जगुआर दोनों पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहे। अब्रम के आते ही टाइगर ने उसके सामने अपनी बात रखते हुए कहा, बीस, जैसा कि मुझे जगुआ ने बताया है उससे तो यही लग रहा है रेड मारना सिर्फ एक बहाना था, वो असल में ब्लैकी के लिए आए थे। अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, आई नो। तो उसकी बात सुनकर टाइगर और जगुआ दोनों ही हैरान रह गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर जगुआ ने अब्रम की तरफ देखते हुए कहा, बीस्ट, आपको इस बारे में पता था? उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया और फिर दोनों को देखते हुए उसने कहा, इस रेड के पीछे ओम रावत का हाथ है, वो अपने बेटे का हमसे बदला लेना चाहता है। इस पर टाइगर ने कहा, पर उसे पता कैसे चला? अब्रम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अतीश खन्ना। ओम रावत को हमारे बारे में बताने वाला अतीश खन्ना है। जैसे ही अब्रम ने ये कहा जगुआ सोचते हुए बोला, इसका मतलब उसका बॉडीगार्ड रुस्तम इसीलिए हमारे जिला पर नजर रखे हुए था। तो उसकी बात पर अब्रम ने फिर से सिर हिला दिया। तभी टाइगर ने गुस्से में कहा, बीस्ट, सतीश का जल्दी कुछ करना होगा। ये तो नहा धोकर हमारे पीछे पड़ गया, बार बार हमसे हारने के बाद भी इसकी अक्ल ठिकाने नहीं आई। उसका साथ देते हुए जगुआ ने भी कहा, बीस्ट, क्यों न उसे सीधा ऊपर पहुंचा दे, ना रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। उद्धरण चिन्ह। दोनों की बात सुनकर अब्रम ने कहा, अतीश की औकात मिट्टी के ढेले जितनी है, पर उसकी जड़ें बहुत मजबूत है। मुझे उसे नहीं, उसकी जड़ों को काटना है। एक बार उसकी जड़ें कट गई तो वो खुद बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। अब्रम की पहेली नुमा बात सुनकर टाइगर और जगुआ दोनों ही गहरी सोच में डूब गए। प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने जगुआ की तरफ देखते हुए कहा, ब्लैकी कैसा है अब? तो उसकी बात सुनकर जगुआ अपने सेंस में आते हुए बोला, बीस्ट, वो ठीक है और अपने रूम में है। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने सिर हिलाया और उठकर जाने लगा।
फिर टाइगर और जैगुआ दोनों के पास रोककर उसने कहा, सिर्फ 3 दिन बचे हैं, 3 दिन बाद मुझे वो आदमी और चेन दोनों ही मेरी आंखों के सामने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर अब्रम स्टडी रूम से चला गया। वही उसके जाने के बाद टाइगर और जगुआर दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर वहीं पड़े सोफे पर दोनों बैठ गए। टाइगर ने जगुआ से पूछा, तुझे कुछ पता चला उसके बारे में? जगुआ ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला। क्या तुझे कुछ पता चला? तो उसकी बात पर टाइगर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरे आदमी भी उसे ढूंढ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। उस चेन चोर को हम कहाँ ढूंढेंगे? जैगुआ बोला, तू जानता है ना बीस्ट के लिए वो चेन क्या मायने रखती है? टाइगर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जानता हूँ, इसीलिए हैरान हूँ, बीस्ट अभी तक शांत क्यों है? वो चेन सिर्फ चेन नहीं, यादों का भंवर है जो बीस्ट के दिल के बहुत पास थी। कहीं वो चेन नहीं मिली तो बीस्ट के दिल से उनकी यादें मिट न जाए। इस बात पर जगुआ ने उसे देखते हुए कहा, पता नहीं, पर बीस्ट को शांत देखकर मैं भी हैरान हूँ। जानता हूँ वो चेन बीस्ट के लिए क्या मायने रखती है, पर वो इतनी आसानी से उन्हें नहीं भूल सकते। उद्धरण चिन्ह। दोनों बात करते हुए सोच रहे थे। वही किचन में नियति भी काउंटर से सटकर खड़ी सोच रही थी। उसने धीरे से हाथ उठाया और अपने होठों के निचले हिस्से को छूते हुए अब्रम के एहसास को याद करने लगी। उसकी छुअन को महसूस कर नियति का शरीर अंदर तक कांप उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और काउंटर को कसकर पकड़ लिया। फिर मुंह बनाकर खुद से बोली, क्या मुसीबत है? ये बागर बिल्ला क्यों हमारे इतने करीब आ जाता है? हमें आज तक इस तरह से किसी ने नहीं छुआ, जिस तरह से वो बागर बिल्ला हमें छूता है। अब क्या करें हम? उनके रहते तो हमें रूम में जाने में भी डर लगता है। यहाँ भी तो नहीं सो सकती, कितनी ठंड है, सुबह तक तो हम बर्फ की तरह जम जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने एक हाथ से अपना सिर पीट लिया और सिर हिलाते हुए आगे बोली, क्या भगवान जी, आपने तो हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब हम जहाँ से भी जाएंगे सामने बागर बिल्ले को खड़ा पाएंगे। ये कहते हुए उसने मुंह लटका लिया और फिर बेमन से धीमे धीमे कदमों से अपने रूम की तरफ जाने लगी। उसने बाहर से ही रूम के अंदर झांकते हुए अब्रम को ढूंढा तो वो उसे रूम में कहीं नहीं दिखा। उसे रूम में न देखकर उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो जल्दी से अंदर जाकर सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए बोली, इससे पहले बागर बिल्ला आ जाए हम सो जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो बेड पर कूद गई और पैर से सिर तक खुद को ब्लैंकेट से ढककर सो गई। वही अब्रम ब्लैकी के सामने खड़ा था और उसकी आंखों में एकटक देख रहा था। ब्लैकी भी अब्रम से नजरें मिलाए उसे ही देख रहा था। तभी अब्रम ने उससे कहा, डोंट वरी, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, तुम यही रहोगे हमेशा मेरे पास। उद्धरण चिन्ह। ब्लैकी ने भी ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे अब्रम की बात समझ आ गई हो। उसे रिएक्ट करते देखकर अब्रम होठों को तिरछा कर धीरे से मुस्कुरा दिया। जहां एक तरफ अब्रम के होठों पर हंसी थी तो वहीं दूसरी तरफ अतीश खन्ना के चेहरे पर गुस्सा भरा हुआ था। उसके हाथ में वाइन का गिलास था और वो बार बार वाइन की सिप ले रहा था। अब्रम के विला में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में ओम रावत ने अतीश को बता दिया था। एक बार फिर उसका वार उल्टा पड़ गया था, इसीलिए अतीश गुस्से में ड्रिंक कर रहा था। समर्थ जो उसके सामने खड़ा था वो उसे ओवर ड्रिंक करते देखकर बोला, सर प्लीज स्टॉप इट, आपने बहुत पी ली है, अब रुक जाए सर। अतीश ने उसे देखा और तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? मैं कुछ भी करता हूं तो उसकी खबर बीस्ट को कैसे लग जाती है? आखिर वो हर बार मेरे बिछाए जाल से निकल क्यों जाता है? अतीश के सवालों का समर्थ के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस चुपचाप खड़ा उसकी बात सुन रहा था। वही अतीश ने अपनी बात को सारे रखते हुए आगे कहा, उसे मुझसे बचने के लिए बार बार अपने लक की जरूरत पड़ेगी और मुझे सिर्फ एक मौके की। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए उसने समर्थ की तरफ देखते हुए आगे कहा, तुझे पता है आजकल बीस्ट सोशल वर्क कर रहा है। उसने ओम रावत के बेटे को इसलिए किडनैप करके टॉर्चर किया क्योंकि वो कॉलेज में रैगिंग करता था। ये बोलकर वो हंसने लगा। वही उसकी बात पर समर्थ ने सोचते हुए मन में ही खुद से कहा, बीस्ट का कॉलेज की स्टूडेंट और ओम रावत के बेटे से क्या लेना देना? अब से पहले तो बीस्ट का ध्यान कभी इस और नहीं गया, फिर अब क्यों? खुद से सवाल करते हुए समर्थ के मन में एक नाम आया और उसने सोचते हुए कहा, कहीं इन सब की वजह तुम तो नहीं? कहीं ये सब बीस्ट ने तुम्हारी वजह से तो नहीं किया? मुझे इस बारे में पता करना होगा। उद्धरण चिन्ह। वही दूसरी तरफ विला में अब्रम जब अपने रूम में आया तो उसने नियति को सोते देखकर सिर हिलाते हुए कहा, टर्टल तुम नहीं सुधरोगी। उद्धरण चिन्ह। अब्रम खुद से ही बात करते हुए बैग के पास आया। तुम्हें क्या लगता है टर्टल, तुम ये सब करके मुझसे बच जाओगी? नेवर। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए अब्रम होठों को तिरछा कर मुस्कुराया और बेड पर आकर उसे ब्लैंकेट के ऊपर से ही अपनी बाहों में भरते हुए कहा, गुड नाइट टर्टल। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वही नियति जो सोने की कोशिश कर रही थी वो उसकी बात सुनकर मन में बोली, अरे काहे का गुड नाइट? पता नहीं ये बागर बिल्ले को कौन सी बीमारी है जो हमें पकड़कर ही इन्हें नींद आती है। नियति डर से हिल भी नहीं रही थी। वो वैसे ही खामोशी से उसकी बाहों में पड़ी रही।
अब्रम को एहसास था कि वो जाग रही है, इसलिए उसने नियति को और कसकर पकड़ लिया। अब्रम मिरर के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। उसने लाइट ग्रे कलर का बिजनेस सूट पहना था, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उससे थोड़ी दूरी पर बेड पर बैठी नियति अपनी बुक्स पढ़ रही थी। रह रहकर उसका ध्यान अपनी पढ़ाई से हटकर अब्रम की ओर जा रहा था। नियति ने उससे नजर हटाकर घड़ी की तरफ देखा और फिर टाइम देखकर उसने अब्रम को देखते हुए मन में कहा, जब सारी दुनिया सोने की तैयारी कर रही है तो ये बागर बिल्ला घूमने की तैयारी में लगा है, पर ये इतनी रात को जा कहाँ रहे हैं? उनसे पूछूं क्या? ये बोलकर वो सोचने लगी। फिर अब्रम को देखते हुए मुंह बनाकर खुद से बोली, हमें नहीं जानना बागर बिल्ला कहीं भी जाए, उससे हमें क्या? उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो वापस से अपनी बुक्स पढ़ने लगी, पर बार बार उसकी नजरें अब्रम की ओर रूठ जाती और वो उसे देखने लगती। वही अब्रम की नजरों से ये छुपा नहीं था, वो मिरर में नियति को खुद को नजर चुराते देखते हुए साफ साफ देख पा रहा था। तभी वो अचानक से पीछे मुड़ा तो नियति हड़बड़ा गई। अपनी चोरी पकड़े जाने पर वो जल्दी से नजरें फेर कर इधर उधर देखने लगी। अब्रम चलकर उसके पास गया और उसके सामने जाकर दोनों हाथ पेट की जेब में डालकर उसने नियति को बिना भाव के देखते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम टर्टल? मुझे घूर क्यों रही हो? अगर तुम्हारे घूरने से मुझे नजर लग गई तो? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही नियति सदमे में चली गई और हैरानी से मुंह खोले उसे देखने लगी। फिर उसे देखते हुए मुंह ही मुंह में बड़बड़ाए, बागर बिल्ला खुद को समझता क्या है? उनका दिमाग क्या घुटनों में चला गया है? और ये क्या छोटे बच्चे हैं जिन्हें नजर लगेगी? और इन्होंने ये क्या सोचकर कहा कि हम इन्हें नजर लगाएंगे? इन्हें नजर लगने से अच्छा है कि हम किसी कुत्ते को नजर ना लगा दे। उद्धरण चिन्ह। नियति अपने ही धुन में बोले जा रही थी। वही अब्रम की नजर उसकी हिलते होठों पर थी। वो नियति की कुछ कुछ बातें समझ रहा था और तभी अब्रम ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? उसकी कर्कश आवाज ने एक बार फिर नियति के अंदर उसका डर भर दिया और फिर नियति ने जल्दी से बात को पलटते हुए कहा, हमने कहाँ कुछ कहा? हम तो बस पूछ रहे थे आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? अब्रम ने उसे घूरते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, मुझे एक पार्टी में जाना है, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ये सुनकर नियति ने सिर हिला दिया। फिर 2 सेकंड बाद वो अब्रम को देखते हुए बोली, क्या आपके साथ टाइगर भाई और जगुआ भैया भी जा रहे हैं? अब्रम ने उसके पूछने पर सिर हिला दिया। ये देखकर नियति ने आगे कहा, क्या पाइथन भैया भी आपके साथ जा रहे हैं? ये कहते हुए उसकी आवाज स्लो हो गई थी। वही अब्रम ने उसे सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, हाँ पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्या तुम यहाँ से भागने की सोच रही हो? नियति जल्दी से बोली, हम क्यों भागेंगे? हम तो बस पूछ रहे थे, जब आप सब यहाँ नहीं रहेंगे तो यहाँ पर हमारे साथ कौन रहेगा? नियति का ये सवाल अब्रम के होठों पर हंसी ले आया था। जाने क्या सोचकर उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। वही नियति उसके होठों की हंसी देखकर चिढ़ गई। जब नियति ने मुंह घुमा लिया तो अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, टर्टल तुम डरो मत, मैं तुम्हारी कंपनी के लिए तुम्हारे साथ ब्लैकी को छोड़कर जा रहा हूँ, उसके साथ तुम खुश रहना। जहाँ ये बोलते हुए अब्रम के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन था तो वही उसकी बात सुनकर नियति के होश उड़ गए थे। उसने जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहा, इससे अच्छा तो आप हमें फांसी पर चढ़ा दे, पर हमें उसके साथ अकेले मत छोड़े। उद्धरण चिन्ह। अब्रम को उसकी बातें एंटरटेन कर रही थी। वो नियति की बात पर मुस्कुरा रहा था। तभी नियति ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज आप जहाँ भी जा रहे हैं हमें भी अपने साथ ले जाए। हम प्रॉमिस करते हैं कोई शैतानी नहीं करेंगे, भागने की कोशिश भी नहीं करेंगे, हम एक कोने में खड़े रहेंगे, प्लीज हमें अपने साथ ले जाए। अगर आपको नींद आएगी तो हम गाड़ी में आपको सुला भी देंगे। ये सुनकर अब्रम का सिर चकराने लगा था। उसने खींचते हुए मन में कहा, ओह गॉड टर्टल तुम और कितनी बार तुम मुझे सोने का ताना मारती रहोगी। उद्धरण चिन्ह। खुद से बात कर अब्रम ने उसकी बाह पकड़ ली। नियति उसकी आंखों में देखने लगी तो अब्रम ने उसे डराते हुए कहा, अगर नेक्स्ट टाइम से तुम्हारी किसी भी बात में सोने शब्द का जिक्र हुआ तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। नियति ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। वही अब्रम ने उसे छोड़ते हुए कहा, तुम्हारे पास 10 मिनट है, रेडी होकर जल्दी बाहर आओ, नहीं तो यहाँ ब्लैकी के साथ अकेले रहना। ये बोलकर अब्रम चला गया। उसके जाते ही नियति डरते हुए खुद से बोली, हे भगवान, ब्लैकी के साथ हम, वो भी अकेले, कभी नहीं रहेंगे। ये बोलते हुए वो चेंज करने को क्लोजेट रूम की तरफ चली गई। अब्रम ने जो उसे टाइम दिया था उस टाइम के पूरे होने से पहले ही नियति रेडी होकर उसके सामने खड़ी थी। अब्रम उसे नीचे से ऊपर तक देख रहा था। उसकी कठोर निगाहें नियति के वजूद को बारीकी से निहार रही थी। नियति ने वही साड़ी पहनी थी जो अब्रम ने उसे गिफ्ट की थी। वो उस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे घने बाल उसकी कमर पर बिखरे हुए थे। आंखों में हल्का काजल लगा था। चेहरे पर लाइट मेकअप और होठों पर ना के बराबर लिपस्टिक जो उसके गुलाबी होठों को और गुलाबी बनाए हुए थी। इतने सिंपल लुक में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ सेकंड के लिए तो अब्रम की नजरें उस पर ही ठहर गई। उसका ध्यान टाइगर की आवाज सुनकर टूटा। जब टाइगर ने उसके पास आते हुए कहा, 20 चले, टाइम हो गया है।
अब्रम ने सिर हिलाया और उठकर खड़ा हो गया। फिर 2 कदम चलकर वो नियति के पास आया और उसे वार्निंग देते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ, पर मेक श्योर कोई मिस्टेक ना हो, वरना जानती हो ना क्या होगा। नियति ने सिर हिलाते हुए कहा, सजा मिलेगी। उसकी आवाज और उसका अंदाज दोनों ही मासूमियत से भरा था, साथ ही थोड़ा फनी भी था, जिसे देखकर वो खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया, पर उसने अपनी मुस्कुराहट को बहुत अच्छे से छुपा लिया। जब दोनों बाहर आए तो जगुआर और टाइगर दोनों ने अब्रम और नियति के लिए कार का डोर ओपन किया। दोनों के बैठते ही पाइथन ड्राइव करने लगा। कुछ देर बाद अब्रम की कार होटल की पार्किंग में आकर रुकी। अब्रम कार से बाहर आया और उसने जगुआ को नियति के साथ रहने के लिए कहा और खुद टाइगर के साथ मेन डोर से होटल में चला गया। उसके पहुंचते ही वो सबका सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया था। सभी आकर उससे मिल रहे थे और उसे घेर कर खड़े हो गए थे। वहीं ये देखकर कुछ लोग बुरी तरह जल भून गए थे। उधर जगुआर नियति के साथ दूसरे रास्ते से होटल में एंटर हुआ और उसे लेकर पार्टी में आ गया। जगुआ उसके साथ पार्टी में कॉर्नर में खड़ा था। नियति ने सब पर अपनी एक नज़र डालते हुए जगुआ से पूछा, भैया पार्टी किसकी है? जगुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्वीन, ये पार्टी हमारे क्लाइंट की है। ये होटल जो आप देख रही है, ये हमारी कंपनी ने बनाया है, चौहान कंस्ट्रक्शन ने। नितिन ने आंखें बड़ी कर पूरे होटल को देखते हुए अपने शब्दों को खींचते हुए कहा, और तो ये होटल बागर बिल्ले ने बनाया है। जगुआ ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, पर आप बीस्ट को बागर बिल्ला क्यों कहती हैं? नियति ने मुंह बनाते हुए उससे कहा, तो और क्या कहे, देखा नहीं आपने वो कैसे हम पर अपना रौब झाड़ते रहते हैं? उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए उसकी नज़र अब्रम पर गई, जो अब एक लेडी से बात कर रहा था। वो लेडी देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती नियति की आंखों में जैसे चुभ सी रही थी और फिर देखते ही देखते नियति की खूबसूरत आंखें गुस्से से भर गई। उसके चेहरे के भाव बदलते देखकर जगुआ ने उससे पूछा, क्या हुआ क्वीन? अचानक से आपका मूड क्यों बदल गया? नियति नाराजगी से बोली, वो औरत कौन है जिससे वो बात कर रहे हैं? जगुआ ने अब्रम की तरफ देखते हुए कहा, वो इस होटल के ओनर की वाइफ है। नियति उसकी बात सुनते हुए अभी भी दोनों को देख रही थी। जाने क्यों पर अब्रम का उस लेडी से बात करना नियति को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। ये देखकर जगुआ धीरे से मुस्कुराया और अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए बोला, क्या आपको जेलसी हो रही है क्वीन? इस बात पर नियति चौंक कर बोली, जेलसी? हमें जेलसी क्यों होगी? हमें फर्क नहीं पड़ता, वो किसी से भी बात करें। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने मुंह फेर लिया। वही जगुआ उसकी बात पर फिर से मुस्कुराने लगा। नियति इधर उधर पार्टी में सब जगह देखने लगी। तभी उसकी नज़र अलीशा पर गई और वो उसे देखकर चौंक गई। वो जल्दी से जगुआ के पीछे छुपते हुए बोली, ये चिकनी चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? जगुआ उसे खुद के पीछे छुपते देखकर बोला, क्या हुआ क्वीन? आप किससे छुप रही है? क्या यहाँ कोई ऐसा है जो आपको जानता है? नियति ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ है ना, वो देखो सामने, वो हमारे साथ हमारे कॉलेज में ही पढ़ती है। अलीशा को देखकर जगुआ ने उससे कहा, तो आप उससे इतना डर क्यों रही हैं? आपको उससे डरने की जरूरत नहीं। यहाँ बहुत कम लोग हैं जो आपको जानते हैं और जो जानते हैं वो आपके बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। उद्धरण चिन्ह। नियति ने डरते हुए कहा, और चिकनी चुड़ैल का क्या? अगर उसने कॉलेज में सबको बता दिया हम कौन हैं, तब क्या होगा? बागर बिल्ले ने तो हमें अपनी पहचान छुपा कर रखने के लिए कहा है। जगुआ ने उसे समझाते हुए कहा, डोंट वरी क्वीन, उसे आपके बारे में नहीं पता चलेगा। बीस्ट आपसे इस पार्टी में दूर ही रहेंगे, वो आपके आसपास नहीं आएंगे। ये सुनकर नियति को कुछ रिलैक्स फील हुआ, पर तभी उसने देखा कि अलीशा मुस्कुराते हुए उसके पास ही आ रही है। ये देखकर नियति की आंखें बड़ी हो गई और वो घबराहट में अपनी उंगलियों को मसलने लगी। अलीशा ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा, हे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जानते भी हो यहाँ कैसे लोग आए हैं? तुम इस पार्टी के स्टेटस को मैच नहीं करती तो बेहतर होगा अपनी इंसल्ट होने से पहले तुम खुद यहाँ से चली जाओ। नियति को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। वही जगुआ भी उसे गुस्से में घूरने लगा था। उसके हाथ अब्रम के ऑर्डर से बंधे थे, वरना उसकी क्वीन की बेइज्जती करने वाले का तो वो मुंह तोड़ देता। वहीं अलीशा ने नियति को नीचे से ऊपर तक देखते हुए आगे कहा, हम कपड़े तो तुम्हारे ब्रांडेड है, तुम हो कौन? उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वो नियति के चेहरे को देखने लगी। वही नियति उसे घबराए नजरों से देख रही थी। उसके पास अलीशा के सवालों का जवाब था, पर वो चाहकर भी उसे अपनी असली पहचान नहीं बता सकती थी, इसलिए नियति ने चुपचाप रहना ही ठीक समझा। तभी उन्हें बीच में इंटरप्ट करते हुए वहां एक वेटर आ गया। उसके हाथ में ट्रे थी और उस ट्रे में एक ही सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास था। वेटर ने वो ग्लास नियति को देते हुए कहा, मैम ये आपके लिए। नियति ने जैसे ही ग्लास लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अलीशा ने लपककर वेटर के हाथ से सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास ले लिया। एक बार फिर उसने नियति का मजाक उड़ाते हुए वेटर से कहा, जाओ इसके लिए कोई दूसरी ड्रिंक ले आओ, ये मेरी फेवरेट ड्रिंक है तो इसे पहले मैं ही लूंगी। ये कहते हुए उसने कंधे उचका दिए। वही वेटर ये देखकर डर गया था।
वो एकटक घबराए नजरों से अलीशा के हाथ में पकड़े ग्लास को देख रहा था। वेटर ने अलीशा को समझाते हुए कहा, मैम मैं आपके लिए दूसरी ड्रिंक ले आता हूँ। ये ड्रिंक इन मैडम के लिए है। अलीशा ने वेटर को घूरते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ये कहने की? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? अलीशा सिंघल, अगर मैंने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी तो तुम अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। उद्धरण चिन्ह। वेटर बेचारगी से अलीशा के हाथ में पकड़े ड्रिंक की ग्लास को देखने लगा। बात आगे ना बढ़े इसलिए जगुआ ने वेटर को जाने का इशारा किया तो वो चला गया। अलीशा ने ड्रिंक की सिप लेते हुए नियति को देखा तो उसकी नज़रें अब उस पर नहीं थी, वो कहीं और ही देख रही थी। ये देखकर अलीशा ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसकी नज़र अब्रम पर गई। अब्रम को देखते ही अलीशा की आंखों में चमक आ गई और उसने जल्दी से ग्लास अपने मुंह से हटाया और नियति के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, ओ माय गॉड बीस्ट यहाँ, मैं अभी उससे मिलने जाती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से वहां से चली गई। वहीं नियति उसे हैरानी से देखती रह गई। उसने गुस्से में वो ग्लास जगुआ को पकड़ा दिया और मुंह बनाते हुए बोली, अब ये चिकनी चुड़ैल बागर बिल्ले को नहीं छोड़ेगी, ये उनकी इज्जत लूट कर ही रहेगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए नियति अलीशा को घूर रही थी। वहीं एक पिलर के पीछे उस वेटर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा और उसका चेहरा एक तरफ झुक गया।